391 कंप्यूटर झूशिंगान के ठीक बगल में था। जो भी सिर उठाता उसे स्क्रीन दिख जाती। ये कहा जा सकता है कि कुई गेंग सबके सामने कंप्यूटर चला रहा होगा। कुई गेंग ने पहले भी कमरे में एक अतिरिक्त कंप्यूटर देखा था। हालांकि उस समय उसने बस यही सोचा था कि एक एक्स्ट्रा सेट है। उसके बाद उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। अब उसे समझ आया, इसका एक मकसद था। वह उस कंप्यूटर पर फिल्में देख सकता था और गेम खेल सकता था, लेकिन उसे ये सब मुख्य संपादक और बाकी सभी लेखकों की नजरों के सामने करना पड़ता। क्या वह अपने शो देख पाता? ये तो बहुत मुश्किल होता। वह कंप्यूटर पर कब्जा करके शो या फिल्में कैसे देख सकता था जबकि बाकी सब उसे देख रहे हों? कंप्यूटर तो सभी लेखकों के लिए साझा करने के लिए था। बाकी लेखकों को अपना काम खुद इकट्ठा करना पड़ता। कुई गेंग ने सोचा था कि वह कहे कि एक कंप्यूटर काफी नहीं है और फिर झूशिंगान से एक और कंप्यूटर तैयार करने को कहे। लेकिन फिर सोचने पर अगर वह झूशिंगान की जगह होता तो उसे भी अपनी बात पर यकीन नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि लेखक अपने कंप्यूटर का उपयोग करके 80 से 90% सामग्री प्राप्त कर सकते थे। लेखन सॉफ्टवेयर के बंद होने की स्थिति में भी उन्हें कियांडू या अन्य वेबसाइटों पर खोज करने की अनुमति थी। वे केवल वीडियो नहीं देख सकते थे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं कर सकते थे, या कुछ वेबसाइटों और फोरम जैसे कि इन्फिनिट चाइनीज नेटवर्क, झोंगडियन चाइनीज नेटवर्क, टेबा और वीबो तक पहुंच नहीं सकते थे। इस प्रकार बंद होने की स्थिति में उपन्यास और फोरम पढ़ने में पूरा दिन बर्बाद करना असंभव था। लेखक खोज इंजनों का उपयोग करके अपनी जरूरत की 80 से 90% जानकारी प्राप्त कर सकते थे। असाधारण परिस्थितियों में यदि उन्हें फिल्मों से सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता होती तो वे झूशिंगान के बगल वाले कंप्यूटर का उपयोग कर सकते थे। वहां वे फिल्म डाउनलोड कर सकते थे और उस दृश्य पर जा सकते थे जिसे उन्हें देखना था। इसमें बिल्कुल भी समय नहीं लगता था। इसके अलावा कंप्यूटर एक साझा संसाधन था। आम लोग इसे बहुत लंबे समय तक अपने पास रखने में शर्म महसूस करते। इस प्रकार हर कोई यथासंभव कुशल होता। इसका मतलब यह था कि केवल एक कंप्यूटर होने में कोई समस्या नहीं थी, इससे उनके लेखन कार्य में कोई बाधा नहीं आएगी। हालांकि कुई गेंग के लिए, जिसका शुरुआती इरादा काम में ढिलाई करने का था, ये बेहद कष्टदायक था। वह चुपचाप बैठ गया और उसे वह समझौता याद आ गया जिस पर उसने पहले हस्ताक्षर किए थे। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि समझौते में केवल कार्य घंटे ही निर्धारित थे, शब्दों की संख्या नहीं। मालिकुन का छिपा हुआ इरादा स्पष्ट था। अगर किसी को लेखन में रुकावट आ जाए और वह एक दिन कुछ भी न लिख पाए तो कोई बात नहीं, जब तक कोई पूरे दिन लेखन सॉफ्टवेयर को घूरता रहे तब तक उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुई गेंग अवाक रह गया। उसके साथ धोखा हुआ था। यह एक जाल था। कुई गेंग सहज रूप से वहां से जाना चाहता था। अनुबंध फाड़ने पर सबसे बुरा यही हो सकता था कि उसके लाभ रद्द हो जाएं, उसे वेबसाइट को मुआवजा नहीं देना पड़ता। वह पूरे 1 महीने तक बंद रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता था। हालांकि थोड़ा और सोचने पर उसे एहसास हुआ कि यह ठीक नहीं होगा। वह इतनी दूर जिंगजोउ तक आया था। वह इस मामूली कारण से कैसे वापस भाग सकता था? अगर उसके दोस्तों, अन्य लेखकों और पाठकों को इस बात का पता चल गया तो सब उसे कैसे देखेंगे? कक्षा के अन्य लेखक लगन से लिख रहे थे और मैं पहले ही दिन भाग गया। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये तो बहुत बुरा होगा। फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद कुई गेंग ने खुद को शांत किया और जल्दबाजी न करने का फैसला किया। अगर वह जाना भी चाहता तो भी उसे कम से कम 2 दिन रुकना ही पड़ता। इतना ही नहीं, उसने कल ही छुट्टी ले ली थी और आज कोई नया अध्याय भी नहीं लिखा था। पाठकों को संतुष्ट करने के लिए उसे 1-2 अध्याय लिखने ही थे। काफी सोच विचार के बाद कुई गेंग ने गहरी सांस ली। लाचार होकर उसने लिखना शुरू किया। अपने दफ्तर में पेई कियान अपने नोट्स पलटते हुए काम की हालिया घटनाओं पर गौर कर रहा था। साझा फोन बूथ बनाने वाली कंपनी शायद कुछ दिनों में तैयार उत्पाद सौंप देगी। फिर जिंगजोउ के आसपास के विभिन्न शॉपिंग मॉल में फोन बूथ लगाए जाएंगे। सप्ताहांत के बाद पेई कियान विभिन्न शॉपिंग मॉल में घूमकर देखना चाहता था कि साझा फोन बूथों का क्या हाल है। पहले जो हुआ था उससे तो यही लग रहा था कि इस काम में किसी की दिलचस्पी नहीं है। लेकिन पेई कियान को कभी भी जरूरत से ज्यादा सावधान नहीं रहना चाहिए। कौन जाने, कहीं ये प्रोजेक्ट अचानक फिर से शुरू न हो जाए। वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था। उसने हे दे शेंग को साझा शीर्ष छात्र कार्यक्रम का जिम्मा भी सौंप दिया था। आजकल कई कंपनियां शैक्षिकी सॉफ्टवेयर बना रही थीं। उन्हें बस किसी एक से संपर्क करके एक साधारण सा आवेदन बनाने के लिए उन्हें काम पर रखना था। इसमें शायद ज्यादा काम नहीं होता। वैसे भी एक साधारण आवेदन बनाने में ज्यादा खर्च नहीं आता। पेई कियान प्रचार पर ज्यादा खर्च करने की योजना बना रहे थे। वे विज्ञापन चलाएंगे और पर्चे बांटेंगे। सही समय आने पर वे सब्सिडी भी बांटेंगे। इससे और भी पैसे बचेंगे। एक और बात, उन्हें ये जानने की उत्सुकता थी कि बॉस ली का मिंग हाउस कैसा चल रहा है। पेई कियान चाहता था कि उसका आलीशान रेस्टोरेंट जल्द से जल्द नाम कमा ले। इससे मिंग यून प्राइवेट किचन के कुछ ग्राहक उसकी तरफ चले जाएंगे, जिससे मिंग यून प्राइवेट किचन की कमाई कम हो जाएगी।
पेई कियान और बॉस ली के पास एक दूसरे के संपर्क नंबर थे। हालांकि पेई कियान बॉस ली से सीधे संपर्क करने में आलस करता था, इसलिए दोनों की आमने सामने की मुलाकात कुछ ही बार हुई थी, और वो भी संयोग से फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे में। लेकिन इस बार पेई कियान खुद को रोक नहीं पाया। उसने ली शी को फोन किया। थोड़ी देर में फोन लग गया। हेलो बॉस ली। अरे कुछ नहीं, बस थोड़ी देर बात करने के लिए फोन किया था। हाँ सही कहा, मैं पूछना चाहता था कि मिंग हाउस कैसा चल रहा है। क्या वो लोकप्रिय हो गया है? क्या इसीलिए आप इतने व्यस्त हैं? पेई कियान ने बड़ी ईमानदारी से ये सवाल पूछे। लीशी की आवाज में बेचैनी और थकान साफ झलक रही थी। बॉस पेई, मेरा मजाक मत उड़ाओ। आप तो बहुत जानकार हैं। आपको कैसे पता नहीं चला? खुलने के पहले ही दिन हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। हमारे पहले बैच के कई ग्राहक संतुष्ट नहीं थे। हमने उन्हें छूट दी और बिल माफ कर दिए, लेकिन फिर भी हमारे कारोबार पर कुछ हद तक असर पड़ा। आप कह सकते हैं कि हम पिछले कुछ दिनों से समस्याओं को सुलझाने में लगे हुए हैं। पेई कियान उलझन में था। उन्हें इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऐसा नहीं हो सकता। बॉस ली ने जरूर अनुभवी शेफ रखे होंगे। भले ही वे मिंगयुन प्राइवेट किचन के शेफ जितने अनुभवी न हो, फिर भी उन्हें इतनी समस्याएं तो नहीं पैदा करनी चाहिए थी, है ना? अचानक पेई कियान को कुछ याद आया। पिछली सभा में वह लिटिल टैंग को साथ लाया था। उस समय सभी लोग खुशी खुशी खाना खा रहे थे और किसी ने कुछ भी अजीब नहीं देखा था। इसीलिए पेई कियान इस बात को पूरी तरह भूल गया था। बॉस ली की बातों से तो ऐसा लग रहा था कि रसोई पर इसका असर पड़ा है। देखो तो सही, पेई कियान को अचानक बॉस ली के प्रति अपराधबोध महसूस हुआ। उनका इरादा तो सिर्फ अपना समर्थन दिखाने के लिए आना था, लेकिन इस चक्कर में उन्होंने गलती से बॉस ली को चोट पहुंचा दी। पेई कियान ने झट से पूछा, इतनी गंभीर बात तो नहीं है ना? बॉस ली ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि इतनी गंभीर बात है। ये तो बस मामूली सी दिक्कतें हैं। रेस्टोरेंट की गुणवत्ता अच्छी है और हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि हम जल्द ही लोकप्रिय हो पाएंगे। वैसे मुझे पता ही नहीं था कि रेस्टोरेंट चलाने में इतनी सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जब तक मैंने खुद इसे नहीं किया। मुझे लगता था कि एक बढ़िया रेस्टोरेंट चलाने के लिए बस पैसे चाहिए होते हैं। अब मुझे पता चला, मैं बहुत ही सरल सोच रही थी। बॉस पेई, आप हमेशा इतने शांत दिखते हैं। आपने तो एक बढ़िया रेस्टोरेंट चलाना बहुत आसान बना दिया था। लगता है वो सब दिखावा था। पेई कियान, मैंने क्या किया? मुझे इसका दोष क्यों दिया जा रहा है? मैं उस समय मिंगयुन प्राइवेट किचन के संचालन में शामिल नहीं थी। मिंगयुन प्राइवेट किचन के अचानक लोकप्रिय होने के लिए भी मैं जिम्मेदार नहीं थी। आप ऐसा क्यों जता रहे हैं जैसे मैंने आपको गुमराह किया हो? कुछ सोचने के बाद पेई कियान ने कहा, बॉस ली, कृपया घबराए मत। एक बढ़िया रेस्टोरेंट चलाना बहुत तकनीकी काम है। इसके लिए अनुभव की जरूरत होगी। मिंग हाउस में बस उस अनुभव की कमी है। ये सिर्फ एक अस्थायी समस्या है। सब ठीक हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं अगले हफ्ते के लिए पूरी जगह दोबारा बुक कर लूंगा। इससे आपको कुछ काम मिल जाएगा। पेई कियान को बॉस ली को मनाने का इससे बेहतर तरीका सूझ नहीं रहा था। भला वो बॉस ली को ये कैसे बता सकता था कि मिंग हाउस में हुई सारी गड़बड़ियों के लिए उसका कर्मचारी जिम्मेदार था? भला वो खुलेआम तात्विक विषयों पर चर्चा कैसे कर सकता था? बस इतना ही कर सकता था कि अपने कुछ कर्मचारियों को वहां कुछ खाने पर बुलाकर बॉस ली को मना ले। बेशक इस बार वो लिटिल टैंग को साथ नहीं ला सकता था। मिंग हाउस के पतन से बॉस पेई को कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो उन लोगों को भी नहीं ला सकता था जिन्होंने इस हफ्ते वहां खाना खाया था। सिस्टम उसे एक ही समूह के लोगों के लिए इतनी बार आयोजन करने की अनुमति नहीं देता था। इस बार वो किसी दूसरे समूह को लाएगा, जैसे कि फेई हुआंग वर्कस्पेस या अपविंड लॉजिस्टिक्स के कर्मचारी। इतने सारे कर्मचारी होने का यही फायदा था। अलग अलग विभागों के लोग बारी बारी से खाना खा सकते थे। पेई कियान सोचने लगा, अगर भविष्य में उसके पास 30 विभाग हों और हर कंपनी में महीने में एक बार खाना खाने का सिद्धांत लागू हो, तो क्या वो हर दिन दावत नहीं कर पाएगा? ये तो बढ़िया विचार है। बॉस ली कुछ देर चुप रहे। फिर स्पष्ट रूप से भावुक होकर उन्होंने कहा, धन्यवाद बॉस पेई। जब आपने पहले कहा था कि आप रेस्तरां में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहते, तो मैंने आपको गलत समझा था। अब मुझे समझ आ गया है। व्यापार व्यापार है, लेकिन रिश्ते रिश्ते होते हैं। बॉस पेई, आपने इन दोनों के बीच बहुत स्पष्ट अंतर बताया है। मैं इस एहसान को याद रखूंगा। भविष्य में मौका मिला तो मैं इसे अवश्य चुकाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। पेई कियान, ज्यादा मत सोचो। मैं बस खाने पर ज्यादा पैसे खर्च करना चाहता हूँ। अगर मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट में नहीं भी खाऊंगा तो स्वान लेक रेस्टोरेंट में खाऊंगा। ये हमारे बीच किसी रिश्ते की वजह से नहीं है, बल्कि सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे रेस्टोरेंट का खाना ज्यादा महंगा है। और हमारे बीच कोई रिश्ता भी नहीं है। मुझे गलत मत समझो। पेई कियान के मन में तरह तरह के अपशब्द उमड़ रहे थे, लेकिन वह उन्हें बाहर नहीं निकाल सका।
उसे उन्हें अंदर ही दबाकर रखना पड़ा, इतना कि उसे डकार आने लगी। बॉस ली, ये तो बस एक खाने की बात है, इसे दिल पर लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो मिंग हाउस को अच्छे से चलाए और उसे मशहूर बनाए। मिंग यून प्राइवेट किचन को जल्द से जल्द अपने कब्जे में ले लीजिए। ये शब्द पेई कियान के दिल से निकले। ली शी, हे बॉस पेई, मैं काम पर वापस जा रहा हूँ, आप कभी भी आ सकते हैं। फोन रखने के बाद पेई कियान को दुख हुआ। सबको खाने पर रेस्टोरेंट लाने का उनका इरादा अच्छा था, उन्होंने अनजाने में अपने ही दोस्तों को दुख पहुंचाने की उम्मीद नहीं की थी। अब मिंग हाउस की हालत खराब दिख रही थी, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। पेई कियान बहुत परेशान थे। हालांकि शुक्रवार की दोपहर हो चुकी थी, इसलिए पेई कियान जानते थे कि फिलहाल वे कुछ नहीं कर सकते। मुझे अगले हफ्ते हालात सुधारने के लिए कुछ करना होगा, मुझे अगले सोमवार को साझा फोन बूथों पर भी नजर रखनी होगी। पेई कियान ने चुपचाप इन बातों को याद किया और फिर पढ़ाई में जुट गए। शाम 6 बजे एक मधुर घंटी बजी। हालांकि मशीनी कीबोर्ड पर टाइपिंग की आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कई लेखकों की निगाहें स्क्रीन पर टिकी थीं और उंगलियां लगातार टाइप कर रही थीं। जू शिंगान खड़े हुए और ताली बजाए। ठीक है, अब काम खत्म करने का समय हो गया है, जल्दी से अपना सामान समेट लो, कंप्यूटर 10 मिनट में अपने आप बंद हो जाएंगे। कृपया कल समय का बेहतर प्रबंधन करें, अगर आप ठीक शाम 6 बजे टाइपिंग बंद कर दे तो बेहतर होगा। कोने में बैठे कुई गेंग ने एक लंबी सांस ली, वह अपनी आरामदायक कुर्सी पर पीछे झुक गए और अंगड़ाई ली। उन्होंने स्क्रीन पर शब्दों की संख्या देखी, 8177 शब्द। कुई गेंग भावुक हुए बिना नहीं रह सके। किसने सोचा होगा कि मुझ जैसा गैरहाजिर रहने वाला व्यक्ति एक ही दिन में 8000 से ज्यादा शब्द लिख सकता है। हालांकि वह दिन भर अपने शब्दों की संख्या पर लगातार नजर रख सकता था और कुई गेंग को पहले से ही अंदाजा था कि उसने इतना लिख लिया है, फिर भी उसे यकीन नहीं हो रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे लग रहा था कि आज वह ज्यादा कुशल नहीं रहा। वह न तो इंटरनेट चला पाया, न वीडियो देख पाया और न ही गेम खेल पाया। इससे वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। इसके अलावा हालांकि फर्नीचर आरामदायक था, स्क्रीन बड़ी थी और कीबोर्ड इस्तेमाल करने में अच्छा था, फिर भी यह माहौल उसके लिए जाना पहचाना नहीं था। जाहिर है उसे यहाँ बेमिल सा महसूस हो रहा था। उसे दिन के बीच में लेखन में रुकावट भी आई थी। अगर घर पर उसकी यही हालत होती तो कुई गेंग ज्यादा से ज्यादा 4000 शब्द ही लिख पाता, लेकिन तब भी वह उसे अच्छा ही मानता। फिर भी उसने यहाँ लगभग 8000 शब्द लिख डाले। कुई गेंग को खुद पर गर्व महसूस हुआ। वह सचमुच चिल्लाना चाहता था, ऐसा और कौन कर सकता है। उसी क्षण उसके सामने बैठे दोनों लेखक खड़े हो गए। मुझे लगता है कि इस ऑफिस में साथ मिलकर लिखने से मेरी कार्यक्षमता में वाकई बहुत सुधार हुआ है। आपने कितना लिखा? मैंने अभी अभी 10,000 शब्द पूरे किए हैं। आपका कितना? 13,000। वाह, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे लगता है मैं और भी बेहतर कर सकता हूँ। कुई गेंग, उसके पास अपने घमंड को मन ही मन दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। 3921। जब कुई गेंग ने यह मान लिया कि 8000 शब्द ज्यादा नहीं हैं, तो उन्होंने 8439 शब्दों के अध्याय को संपादित किया और उसे 4 अध्यायों में बांट दिया। फिर उन्होंने लेखकों के प्लेटफॉर्म पर उन्हें अपलोड कर दिया। यह मत पूछिए कि उसमें 200 शब्द क्यों जोड़े गए थे। उन्होंने बस कुछ वाक्य जोड़े थे और गद्यांश में बदलाव को सुधारा था। आखिरी अध्याय अपलोड करने के बाद कुई गेंग को थोड़ा दुख हुआ। वह हमेशा जो कुछ भी लिखते थे उसे तुरंत अपलोड कर देते थे। हर अध्याय के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतराल भी रखते थे। लेकिन अब उन्होंने 4 अध्याय एक साथ अपलोड कर दिए थे। ये खुशी 4 गुना ज्यादा थी। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई तेज बहाव हो, जैसे बांध से पानी बह रहा हो। कुई गेंग के लिए अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करना मुश्किल था, लेकिन उसे व्यक्त करना भी मुश्किल था। इसलिए बहुत सोचने के बाद उन्होंने अपने आखिरी अध्याय के अंत में बस एक वाक्य जोड़ा, धत तेरे की। जब उन्होंने देखा कि उनके अध्याय प्रकाशित हो गए हैं तो कुई गेंग को राहत मिली। वह खुश थे, वह संतुष्ट थे, वह निश्चिंत थे। हालांकि वह हमेशा ही हठी और गैरहाजिर रहता था और जब मन करता तब निकल जाता था। शाम होते ही उसे हमेशा निराशा होती थी। उसे हमेशा लगता था कि दिन बहुत जल्दी बीत गया और कुछ भी करने का समय नहीं मिला। किसी कारणवश वह खालीपन और उदासी महसूस करता था, लेकिन आज उसे ऐसा महसूस नहीं हो रहा था। उसे समय की कमी महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि उसने 8000 से ज्यादा शब्द लिख डाले थे। खाने का समय हो गया है। आज रात सभी के पास खाली समय है। जो होटल लौटना चाहते हैं वे लौट सकते हैं और जो बाहर खेलने जाना चाहते हैं वे भी जा सकते हैं। जू शिंगान ने अपना दिन का काम समाप्त किया और कॉन्फ्रेंस टेबल पर करीने से रखे फिश कैचिंग टेक आउट की ओर इशारा किया। एक एक करके उन्होंने अपने सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे खोले। गर्मागर्म खाने से धुआं और मनमोहक खुशबू आ रही थी। लेखक मेज पर बैठ गए और बातें करते हुए खाना खाने लगे। दोपहर के भोजन में भी उन्होंने फिश कैचिंग टेक आउट ही खाया था।
इसलिए कुई गेंग को पहले से ही स्वस्थ और स्वादिष्ट टेक आउट खाने का मौका मिलने से भावुकता महसूस हो रही थी। जू शिंगान ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर सभी को उनका खाना परोसा। किसी कारणवश ये दृश्य कुई गेंग को लास्ट सपर की ऑयल पेंटिंग की याद दिला रहा था। लेखक खाते पीते और बातें करते हुए इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि उन्होंने कितने शब्द लिखे, वे कितने उत्पादक रहे, अच्छी कुर्सियों के कारण उनकी गर्दन में दर्द नहीं हुआ, और इसी तरह की बातें। कुई गेंग का उनसे कोई लेना देना नहीं था। वह सबसे ज्यादा यही कहना चाहता था कि उसने उस दिन 8000 से अधिक शब्द लिखे थे। हालांकि ऐसी जगह पर इस पर इतना गर्व करने लायक कुछ नहीं लग रहा था, बल्कि ये काफी शर्मनाक था। अपने आसपास चल रही तमाम बातचीत के बीच कुई गेंग ने अपने नए अध्यायों पर टिप्पणियां पढ़ने के लिए अपना मोबाइल फोन निकाला। उसके मोबाइल फोन का सिग्नल यहां बाधित नहीं हो रहा था, लेकिन वाईफाई नहीं था, इसलिए सभी को डेटा खरीदने के लिए पैसे खर्च करने पड़ रहे थे। बेशक तब भी कोई भी सारा दिन अपने मोबाइल फोन पर गेम खेलते हुए नहीं बिताता था। भला वे कैसे बिता सकते थे जब बाकी सब टाइपिंग में व्यस्त थे। जो भी ऐसा करता उसे जरूर अपराधबोध होता। इसके अलावा उन्हें इस कक्षा में आने के लिए मजबूर नहीं किया गया था। अगर उन्हें लिखने में कोई दिलचस्पी नहीं थी तो खुद को रुकने के लिए मजबूर करने का कोई मतलब नहीं था। जल्दी निकल जाना देर से निकलने से बेहतर था। घर पर वे जो चाहे कर सकते थे। ये ठीक वैसा ही था जैसे किसी ऐसे छात्र को अध्ययन कक्ष में भेजना जिसे पढ़ाई से नफरत हो। चाहे वह कितना भी न सीखना चाहे, उसका वातावरण उसे कुछ न कुछ सीखने के लिए मजबूर कर सकता है। किसी के लिए अपने छात्रावास के बजाय अध्ययन कक्ष में पढ़ना कहीं अधिक आसान होता है। कुई गेंग को मानना पड़ा कि वह आलसी होने के साथ साथ एक अच्छा लेखक भी था। काफी लोग उसके उपन्यासों को नियमित रूप से पढ़ रहे थे। नए अध्याय अपलोड करने के कुछ ही मिनटों बाद पाठकों ने टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। ये क्या हो रहा है? लगातार 4 अध्याय। अरे आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया होगा, मुझे भ्रम हो रहा है। क्या आज उस गैर मौजूद लेखक ने कुछ गलत दवाइयां खा लीं? उसने न सिर्फ लगातार 4 अध्याय अपलोड किए, बल्कि वोट भी नहीं मांगे। उसने कोई दूसरा लेखक ढूंढ लिया होगा। उस समय कुई गेंग का दिल जोर से धड़क रहा था। धिक्कार है, वह अध्याय अपलोड करने में इतना जल्दबाजी कर बैठा था कि वोट मांगना ही भूल गया। उसने बिना वोट मांगे इतने सारे अध्याय अपलोड कर दिए। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने करोड़ों डॉलर खो दिए हों। उसने पढ़ना जारी रखा। धिक्कार है का क्या मतलब है? मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे पहले कभी इस लहजे में अध्याय समाप्त करते देखा है। लगता है जो गायब है उसका अपहरण हो गया है। अपहरणकर्ताओं ने उसे 8000 से ज्यादा शब्द लिखने के लिए मजबूर किया होगा। उसने पिछले अध्याय के अंत में हमारे लिए एक सुराग छोड़ा है। अपहरणकर्ताओं, ये 2 वोट आपके लिए हैं। अगर आप ये टिप्पणी देखते हैं तो उसे कुछ और दिनों के लिए अपने पास रखें। धन्यवाद। आपको मेरा भी एक वोट है। उसे 2 और दिनों के लिए अपने पास रखें। टेंटिकल बीस्ट, अगर आपको जीवन में कोई समस्या आती है तो हमें बता देना। हमें सोचने के लिए समय दीजिए। अगर आपकी समस्याएं हल हो जाएं तो हम क्या करेंगे? क्या ये सच है? अगर आपका अपहरण हुआ है तो पलक झपकाए। मैं अपहरणकर्ताओं को धन्यवाद दूंगा। कुई गेंग अवाक रह गया। अपहरणकर्ताओं को धन्यवाद देने का क्या मतलब है? क्या आप मेरे बारे में ऐसा सोचते हैं? क्या मुझे अपहरण करना ही मेरे उपन्यासों को अपडेट करने के लिए मुझे कड़ी मेहनत करवाने का एकमात्र तरीका है? क्या मैं उस तरह का इंसान हूँ? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। खैर छोड़ो फिर। थोड़ा और सोचने पर कुई गेंग को एहसास हुआ कि अगर वह इस क्लास में कंप्यूटर पर लॉकडाउन की स्थिति में न फंसा होता तो वह एक ही दिन में 8000 से ज्यादा शब्द नहीं लिख पाता। छोड़ो, अभी इसके बारे में नहीं सोचता। मैंने आज 8000 से ज्यादा शब्द लिख दिए। वाह, आज रात मुझे खुद को दावत देनी होगी। कुई गेंग ने अपना लाल भुना हुआ सुअर का मांस जल्दी जल्दी खा लिया। अपनी आवाज धीमी करते हुए वह अपने बगल में बैठे रूममेट की ओर मुड़ा। भाई, क्या तुम आज रात खेलना चाहते हो? मैंने सुना है कि जिंगजोऊ में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे नाम से इंटरनेट कैफे की एक चेन है। कंप्यूटर बढ़िया है और माहौल भी अच्छा है। वहाँ गेम खेलने में हमें बहुत मजा आएगा। उसके रूममेट ने सिर हिलाया। मुझे लगता है मैं नहीं आऊंगा भाई कुई। मैं कमरे में वापस जाकर अपने लैपटॉप से एक और अध्याय लिखूंगा। उसके बाद मैं कल और लिखने की तैयारी के लिए इंटरनेट पर सर्फिंग करूंगा। कुई गेंग, किसी कारण से कुई गेंग को विश्वविद्यालय के अपने अनुभव याद आ गए जब वह एक पढ़ाकू लड़के के साथ कमरे में रहता था। 17 जनवरी सोमवार पे कियान पूरी तरह सो गया और स्वाभाविक रूप से जाग गया। फिर वह करवटें बदल कर बैठ गया और अपनी आंखें मलने लगा। कितना परेशान करने वाला है। फिर से सोमवार आ गया। मुझे फिर से काम पर जाना है। किसी कारण से मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ करना है। मुझे बस याद नहीं आ रहा कि क्या था। छोड़ो, मैं कुछ खाना मंगवा लेता हूँ और खाते हुए सोचता हूँ।
पेई कियान ने झटपट अपना फोन निकाला, फिश कैचिंग टेक आउट ऑर्डर किया और फिर अपने अनरीड नोटिफिकेशन चेक किए। मायांग ने कहा, भाई कियान, आईओआई का पश्चिम में परीक्षण चल रहा है। मैंने सुना है कि नतीजे अच्छे आ रहे हैं। जल्दी से एक नजर डालिए। ओह, पेई कियान तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपना ब्राउजर खोला और फिंगर गैम्स और आईओआई परीक्षण से जुड़ी खबरें खोजीं। फिंगर गैम्स की आधिकारिक वेबसाइट पर आईओआई की खूबियों का विस्तार से वर्णन किया गया था। एक उदाहरण ये था कि आईओआई में स्वचालित मिलान कार्यों के साथ एक पेशेवर युद्ध नेटवर्क शामिल है। गेमर्स के स्तर का निर्धारण एलो रेटिंग सिस्टम के जरिए उनके छिपे हुए कौशल मूल्यों के आधार पर किया जाएगा और उन्हें तुरंत मुकाबले के लिए भेजा जाएगा। साथ खेलने वाले दोस्तों का मैच एक साथ होगा और भविष्य में ओपन लेडर भी जारी किया जाएगा। पेई कियान ने फोरम पर खिलाड़ियों की प्रतिक्रिया देखी। हालांकि कुछ लोग गेम में बग्स की शिकायत कर रहे थे, लेकिन कुल मिलाकर लोग इसकी तारीफ कर रहे थे। पेई कियान ने ज्यादा टिप्पणियां नहीं पढ़ीं, क्योंकि उनकी अंग्रेजी चौथी कक्षा के छात्र के स्तर की थी, इसलिए उन्हें लगा कि शायद उन्हें ज्यादा समझ नहीं आएगा। इस तरह उन्होंने पढ़ने की मेहनत बचा ली। उन्हें स्थानीय फोरम में हो रही संबंधित चर्चाओं में ज्यादा दिलचस्पी थी। आईओआई का विदेशों में परीक्षण शुरू होते ही यह खबर चीन में तेजी से फैल गई। कई स्थानीय खिलाड़ी भी आईओआई पर बारीकी से नजर रख रहे थे। उन्हें उम्मीद थी कि गेम चीन में भी परीक्षण शुरू करेगा और मंदारिन क्लाइंट्स लेकर आएगा। कुछ खिलाड़ी तो इंतजार न कर पाने के कारण गेम को आजमाने के लिए अमेरिका तक चले गए। ये खबर पढ़ने के बाद पेई कियान के मन में मिलीजुली भावनाएं थीं। अब उसे यह पक्का नहीं था कि उसे आईओआई के लोकप्रिय होने की उम्मीद करनी चाहिए या असफल होने की। फिर भी चाहे कुछ भी हो, कहानी आखिरकार उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी जैसा उसने सोचा था। इससे पहले पेई कियान ने देखा था कि आईओआई का अमेरिका में परीक्षण नहीं हो रहा था और उसे औसत प्रतिक्रिया मिल रही थी। उसे चिंता थी कि आईओआई असफल हो जाएगा। हालांकि आईओआई की असफलता से ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स के 20 मिलियन युआन के निवेश का कोई मतलब नहीं रह जाता, लेकिन तेंगा की गॉग मुश्किल में पड़ जाती। अब कहानी उसी तरह आगे बढ़ रही थी जैसा उसने सोचा था। आईओआई अमेरिका में लोकप्रिय हो रहा था। इसका मतलब था कि खेल के विश्व स्तर पर लोकप्रिय होने में बस कुछ ही समय लगेगा। इसका मतलब था कि फिलहाल वह गॉग के साथ आराम कर सकता था। पेई कियान के पास सिस्टम फंड बहुत कम बचा था, नहीं तो वह गॉग में एक और बड़ी रकम लगा देता। अपना खाना खत्म करने के बाद वह गॉग की प्रगति का जायजा लेने के लिए ऑफिस जाने की तैयारी करने लगा। उसी क्षण हुआंग सिबो से उन्हें एक और संदेश मिला, बॉस पेई, हमने फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। पेई कियान रुक गए। इतनी जल्दी? नहीं, ऐसा नहीं है। थोड़ा और सोचने पर पेई कियान को एहसास हुआ कि यह खबर उनकी उम्मीद से थोड़ी देर से आई है। शूटिंग खत्म करने का सही समय आ गया था। इसका मतलब था कि कैमरे का सारा काम पूरा हो चुका था। हालांकि फिल्म की एडिटिंग और फाइनल टच देना बाकी था, लेकिन आमतौर पर प्रोडक्शन टीम इस समय तक अलग हो जाती है और एक दूसरे को अलविदा कह देती है। इसलिए ज्यादातर फिल्मों में शूटिंग खत्म होने के बाद जश्न मनाया जाता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह आखिरी बार होता था जब सभी लोग एक साथ मौजूद होते थे। संदेश पढ़ने के बाद पेई कियान को थकान महसूस नहीं हो रही थी। क्या शूटिंग खत्म होने का जश्न मनाने के लिए उन्हें खाना नहीं खाना चाहिए? क्या उन्हें कुछ दिनों के लिए जिंगजोऊ में मौज मस्ती करनी चाहिए? सभी ने इतनी लंबी यात्रा की थी और फिल्म के लिए इतनी मेहनत की थी। बॉस होने के नाते क्या बॉस पेई को उन्हें बढ़िया दावत नहीं देनी चाहिए? उन्होंने तुरंत अपना जवाब टाइप किया, प्रोडक्शन टीम का एक भी सदस्य अभी नहीं जा रहा है, मैं उन्हें दावत दूंगा। अध्याय 393 फिल्म अनुसूची। पेई कियान दोपहर में सबसे पहले गॉग के विकास की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कार्यालय गए। मायांग ने आईओआई का ट्रायल संस्करण भेजा था। ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स की फिंगर गैम्स में हिस्सेदारी थी और वे उनके स्थानीय एजेंट थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ट्रायल संस्करण मिल ही गया था। यह अंग्रेजी संस्करण था, लेकिन पेई कियान ने अपनी चौथी स्तर की भाषा दक्षता और कियानडू पर अनुवाद की मदद से इसे काफी हद तक समझ लिया। आईओआई और गॉग के मौजूदा संस्करणों की तुलना करने के बाद बॉस पेई को थोड़ी राहत मिली। दोनों में स्पष्ट अंतर था। आईओआई का पहले सार्वजनिक रूप से परीक्षण नहीं किया गया था, लेकिन वे समय समय पर कुछ ऐसे संस्करण भेजते थे जिनमें लगातार सुधार किया जा रहा था। पेई कियान ने उन्हें देखा तो था, लेकिन उन्हें खेल की वर्तमान स्थिति का स्पष्ट अंदाजा नहीं था। पेई कियान की स्मृति में आईओआई पहले से ही एक परिपक्व और परिपूर्ण रूप में था। आईओआई को उसके प्रारंभिक चरण में देखना स्वाभाविक रूप से अटपटा था और इसका निष्पक्ष मूल्यांकन करना कठिन था। हालांकि ट्रायल के दौरान खिलाड़ियों की प्रतिक्रियाओं को जानने के बाद पेई कियान को लगभग यकीन हो गया था कि खेल की गुणवत्ता में कोई समस्या नहीं है। वर्तमान क्षेत्र में इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता कम से कम अभी के लिए स्पष्ट थी। इसके विपरीत पूर्णता के मामले में गॉग बहुत पीछे था। पेई कियान को नहीं पता था कि ऐसा इसलिए था क्योंकि आईओआई की शुरुआत पहले हुई थी, इसलिए इसका विकास तेजी से हुआ, या फिर ली याडा और उनकी टीम आलसी थी।
पेई कियान को उम्मीद थी कि बाद वाला कारण सही हो। उन्हें ये कहना ही था कि टेंगा स्पिरिट की अनुकूलता परीक्षा के बाद न केवल नए कर्मचारियों की मानसिकता बदली बल्कि पुराने कर्मचारियों का रवैया भी काफी सुधर गया। उदाहरण के लिए टेंगा गेम्स विभाग के मेहनती कर्मचारी जो अक्सर ओवरटाइम करते थे ने ओवरटाइम की आवृत्ति काफी कम कर दी थी। ऐसा लग रहा था मानो ली याडा और बाकी लोग रणनीतिक रूप से शून्य ओवरटाइम प्रतियोगिता को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। अपने कार्यों को पूरा करने और बोनस प्राप्त करने के बीच उन्होंने पहले वाले को चुना, जिससे पेई कियान को थोड़ा अफसोस हुआ। हालांकि लियाडा और उनकी टीम इस दुष्चक्र में नहीं फंसी। शून्य ओवरटाइम प्रतियोगिता से बाहर होने के कारण उन्होंने ओवरटाइम के दौरान अधिक मेहनत नहीं की। इसके बजाय वे ओवरटाइम की अवधि और हर हफ्ते ओवरटाइम के हिस्से को कम करने की कोशिश कर रहे थे। इससे बॉस पेई बहुत संतुष्ट हुए। उन्हें इस बात की खुशी थी कि आखिरकार उनके कट्टर समर्थकों को समझ आ ही गया। वैसे भी गॉग की स्थिति अच्छी लग रही थी। अगर उनके पास कुछ अतिरिक्त पैसा बच जाता, जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि क्या करें, तो भविष्य में कुछ मिलियन युआन और निवेश करना कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही थी। आखिरकार गॉग और आईओआई के बीच का अंतर कुछ मिलियन युआन से हल नहीं हो सकता था। ये सोचकर पेई कियान को थोड़ी राहत मिली। वह आज रात के खाने का इंतजार करते हुए अपनी पढ़ाई की समीक्षा करता रहा। शाम, मिंग हाउस, बॉस पेई, आप कैसे हैं? झांग जुटिंग और लू जियाओ समेत कई महत्वपूर्ण सदस्यों ने होटल के प्रवेश द्वार पर पेई कियान का स्वागत किया। क्या कर रहे हो? इतनी ठंड है, जल्दी अंदर आओ। पेई कियान जल्दी से उन्हें अंदर ले गया। मैंने पहले भी कहा था, मुझे मेजबान के तौर पर अपना फर्ज निभाना है क्योंकि सब लोग फिल्म बनाने में मेरी मदद करने के लिए इतनी दूर से आए हैं। पेई कियान ने रेस्टोरेंट में प्रवेश करने से पहले धीमी आवाज में सबको बताया। उस गुमनाम रेस्टोरेंट में 20 तारीख को बुकिंग है, यानी 3 दिन बाद। तब एक और बढ़िया खाना खाएंगे। आप सभी इन 3 दिनों में जिंगजोहू में खूब मजे करें और आराम करें। आज का खाना फिल्म की शूटिंग खत्म होने का जश्न है। 3 दिन बाद का खाना इस बात की कामना है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट हो। इसलिए भले ही आज रात का खाना उतना अच्छा न हो, कृपया बुरा न माने और इसी से काम चला लें। पेई कियान के ये शब्द सबको पहले से आगाह करने के लिए थे ताकि वे आज के खाने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। साथ ही लगातार 2 बार खाना खाने का बहाना भी ढूंढ रहे थे। दोनों ही कारण जायज और बेदाग थे। सिस्टम के असहमत होने का कोई कारण नहीं था। झांग जुटिंग मुस्कुराए। बॉस पेई, आप बहुत दयालु हैं। हम इसमें आपकी वजह से ही शामिल हुए हैं। इस फिल्म की अच्छी स्क्रिप्ट और टीम भी महत्वपूर्ण कारक थे। बॉस पेई की स्क्रिप्ट अच्छी है। अगर यह बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाती है तो हम सब भी इसका आनंद उठा सकेंगे। हम बॉस पेई के जितने भी आभारी हों कम है। सब ने एक दूसरे को नमस्कार किया और मिंग हाउस में अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। ली शी आज यहाँ नहीं थे। लगता है उन्हें दफ्तर में कुछ काम निपटाना था। हालांकि उन्होंने पहले ही उनका अभिवादन कर दिया था। शाखा प्रबंधक पेई कियान को जानते थे। इसके अलावा उन्होंने पूरी जगह बुक कर रखी थी, इसलिए ब्रांच मैनेजर का उन्हें उत्सुकता से खाना परोसना स्वाभाविक था। देखते ही देखते स्वादिष्ट खाना आने लगा। सब कुछ सामान्य था, शायद इसलिए क्योंकि वह आज लिटिल टैंक को अपने साथ नहीं लाए थे। फिल्म क्रू के सभी सदस्यों ने लजीज व्यंजनों का स्वाद चखा और पेट भरकर खाया। वे बस थोड़े हैरान थे। बॉस पेई ने कहा, इस खाने से काम चला लो। क्या यह उनकी विनम्रता थी या वे सच में ऐसा महसूस कर रहे थे? अगर इस जगह का स्तर इतना ऊंचा नहीं था तो उस गुमनाम रेस्टोरेंट का स्तर कैसा रहा होगा? नायिका लिन रुई ने अपने संदेह दूर करने के लिए बगल में बैठे लू जियाओ से सवाल किया, क्योंकि वह पहले भी यहां आ चुका था। लू जियाओ ने कुछ देर सोचा। इसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है, लेकिन वह बेनाम रेस्टोरेंट वाकई यहां से कहीं बेहतर है, बहुत बहुत बेहतर। दूसरी मेज पर पेई कियान, हुआंग सिबो और जू जियासे के साथ फिल्म की शूटिंग पूरी होने के बाद की तैयारियों पर चर्चा कर रहे थे। फिल्म एडिटिंग के दौर में है। कुछ दिनों में आप लोगों के लिए एक रफ कट तैयार हो जाएगा। एडिटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स जैसे कई तरह के काम होंगे। संक्षेप में, हम इसे 1 महीने से कम समय में पूरा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बॉस पेई, मैं वादा नहीं कर सकता। मैं सिर्फ तय समय सीमा का पालन करने की कोशिश कर सकता हूं। पेई कियान थोड़ा निराश हुए। 1 महीना, चीनी नव वर्ष तक तो ये बिल्कुल भी नहीं बन पाएगी। वैलेंटाइन डे के लिए भी ये बहुत जल्दबाजी होगी। अफसोस की बात है, वर्ष 2011 का चीनी नव वर्ष 3 फरवरी को था। आधा महीना भी बाकी नहीं था। टीम से जी तोड़ मेहनत करवाने पर भी चीनी नव वर्ष के दौरान इसे प्रसारित करना असंभव था। बेशक पेई कियान ने न तो उन पर जल्दबाजी करने का इरादा किया था और न ही उन्हें ओवरटाइम काम करवाने का। उन्हें अफसोस इसलिए हो रहा था क्योंकि उन्हें लगता था कि टुमारो इज ब्यूटीफुल के लिए ये 2 स्लॉट सबसे उपयुक्त समय थे। चीनी नव वर्ष के दौरान परिवार एक साथ आते हैं। ये कॉमेडी फिल्मों के लिए सबसे अच्छा समय होता है। वैलेंटाइन डे रोमांटिक फिल्मों के लिए सबसे अच्छा समय होता है।
टुमारो इज ब्यूटीफुल जैसी जहरीली और अपमानजनक फिल्म को साइंस फिक्शन रोमांस के आवरण में लपेटा गया था। इसके भ्रामक नाम के साथ अगर इसे इन 2 त्योहारों के दौरान रिलीज किया जाता तो इसकी जमकर आलोचना होती। फिल्म की रिलीज का समय अभी भी बहुत महत्वपूर्ण था। रिलीज होने वाली फिल्मों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा थी। अच्छी फिल्मों की भारी भीड़ होगी और इससे स्वाभाविक रूप से अन्य फिल्मों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। पेई कियान को इस खतरे का सामना करने की उम्मीद थी। जू शियासे ने कहा, चीनी नव वर्ष और वैलेंटाइन डे के दौरान दर्शकों की भीड़ अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये वाकई अच्छा समय है। हालांकि हमारी फिल्म का विषय कुछ गहरा है और शायद ऐसे समय के लिए उपयुक्त न हो। उन्होंने आगे कहा, मेरे विचार से हमें फिल्म को 1 मई मजदूर दिवस पर रिलीज करना चाहिए। अच्छी चीजें इंतजार कर सकती हैं। 1 मई, अब मजाक मत करो। फिल्म की अंतिम तिथि 31 मार्च है। इसे 1 मई तक खींचना ठीक नहीं होगा। हो सकता है कोई प्रोजेक्ट हो जिसके कारण अंतिम तिथि में देरी हो, लेकिन पेई कियान ऐसी अंतिम तिथि थ्रिलर हॉस्टल के लिए छोड़ना चाहती थी। एक घटिया फिल्म को जिसका नुकसान होना तय है कैसे छोड़ा जा सकता है। पेई कियान के अनुसार फिल्म को जल्द से जल्द रिलीज करना बेहतर था। एक दिन का भी इंतजार जोखिम बढ़ा रहा था। 1 मई बहुत देर हो जाएगी, इसकी जरूरत नहीं है। चलो इसे 22 फरवरी को रिलीज करते हैं। यह अच्छी तारीख है, पेई कियान ने कहा। जू शियासे, उसने अपना फोन निकाला और कैलेंडर देखा। 22 फरवरी मंगलवार था। यह कोई छुट्टी का दिन नहीं था, ये वीकेंड भी नहीं था। जू शियासे का हैरान चेहरा 2 सेकंड तक रहा, फिर उसकी भौहें तन गईं। क्या बॉस पेई की कोई और योजना है, या ये कोई शुभ दिन है? बॉस पेई मजाक नहीं कर रहे लगते। जू शियासे ने सिर हिलाया। ठीक है बॉस पेई, तो हम इसे 22 फरवरी को रिलीज करेंगे, लेकिन उस दिन रिलीज करने से हमारी फिल्म पर प्रचार का बहुत दबाव पड़ेगा। खैर, पेई कियान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक स्ट्रीट फिल्म का प्रचार करने की क्या जरूरत थी? सबसे अच्छा यही होगा कि रिलीज होने के बाद इसे कोई स्लॉट न मिले और किसी को इस फिल्म के बारे में पता ही न चले। तो ठीक है, चलो खाना खाते हैं। भूख मिट गई। पेई कियान ने एक एक करके सबको अलविदा कहा। अगले 3 दिनों के लिए क्रू का शेड्यूल तय हो चुका था। उन्हें जिंगजोऊ घुमाने के लिए एक खास व्यक्ति होगा, इसलिए पेई कियान को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। बेशक इस बार का दौरा कोई रोमांचक सफर नहीं था, बल्कि एक सामान्य दौरा था। पेई कियान अच्छी तरह जानती थी कि दोस्तों और दुश्मनों के साथ अलग अलग व्यवहार कैसे किया जाता है। इन लोगों ने एक घटिया फिल्म बनाने में इतनी मेहनत की, सिर्फ पैसे बर्बाद करने के लिए। फिल्म की घटिया क्वालिटी की वजह से उन्हें बदनामी भी झेलनी पड़ सकती है। अगर पेई कियान उन्हें अभी रोलर कोस्टर की सवारी पर भेज दे तो क्या वो अब भी इंसान ही रहेगा? बॉस पेई, थोड़ी देर बैठिए, ली शी ने दरवाजे पर आकर पूछा। पेई कियान ने सिर हिलाया, मानो उसे कुछ कहना हो। जरूर। वे वापस रेस्टोरेंट की ओर चले और एक खाली सीट ढूंढ ली। वेटर उनके लिए चाय का बर्तन ले आया। बॉस ली, सीधे सीधे अपने मन की बात कह दीजिए। बॉस पेई औपचारिकताएं छोड़ना चाहते थे। वो जल्दी सोना चाहते थे और कल सुबह समीक्षा के लिए उठना चाहते थे। ली शी थोड़ा भावुक हो गया। मुझे लगा था कि बॉस पेई सिर्फ औपचारिकता निभा रहे थे जब आपने कहा था कि आप मेरे व्यवसाय का समर्थन करेंगे। मुझे नहीं लगा था कि आप सच में ऐसा कहेंगे। मेरा रेस्टोरेंट खुले हुए अभी 1 हफ्ता ही हुआ है और बॉस पेई ने पूरी जगह 2 बार बुक कर ली है। पेई कियान ने एक घूंट लिया और पाया कि चाय वाकई अच्छी थी। बॉस ली, मैंने आपको कई बार कहा है कि बातों को ज्यादा तवज्जो मत दीजिए। ये तो बस एक आम सभा है। बॉस ली, आप यूं ही इस बारे में बात तो नहीं करेंगे, है ना? लीशी ने मानो मन बना लिया हो, हंसते हुए कहा। बॉस पेई, मैंने इस बारे में काफी सोचा है। मैं आपके भूतिया घर में कुछ पैसे लगाने को तैयार हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं। ये सब बॉस पेई के प्रति कृतज्ञता का भाव होगा। पेई कियान ने चाय की चुस्की ली और उसके मन में एक सवालिया निशान सा मंडराने लगा। पेई कियान को लीशी की एक भी बात पर यकीन नहीं था। व्यापार तो व्यापार होता है। बॉस ली एक अनुभवी निवेशक थे। भला वो ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा कैसे लगा सकते थे जिससे उन्हें कोई मुआवजा न मिले? पेई कियान ने काफी समय पहले बॉस ली को भूतिया घर के प्रोजेक्ट के बारे में बताया था और साथ में काम करने का न्योता देने का नाटक किया था। बॉस ली ने बस हंसकर टाल दिया था। जाहिर है, लीशी को लगता था कि भूतिया घर सफल नहीं हो सकता, इसलिए वो इसमें शामिल नहीं होना चाहते थे। अब उनका मन क्यों बदल गया? जाहिर है, बॉस पेई का शुक्रिया अदा करना सिर्फ एक बहाना था। क्या ऐसा हो सकता है कि लीशी ने काफी सोच विचार और छानबीन के बाद भूतिया घर में सफलता की संभावना देखी हो? पेई कियान ने कुछ देर सोचा। थ्रिलर हॉस्टल का निर्माण शुरू हुए लगभग 1 महीना हो चुका था। छोटे छोटे प्रोजेक्ट पर काम करने की वजह से काम तेजी से चल रहा था। अगले कुछ दिनों में उन्हें 1-2 छोटे प्रोजेक्ट का प्रत्यक्ष अनुभव मिल सकता था। ऐसे में अगर बॉस ली इस पर नजर रखते तो उन्हें स्वाभाविक रूप से पता चल जाता कि बॉस पेई भूतिया घर पर बहुत गंभीरता से और तेजी से काम कर रहे हैं।
खैर, कहीं न कहीं कुछ गलतफहमी जरूर है। पेई कियान ने धीरे से आह भरी। बॉस ली, मुझे याद है कि आप पहले भूतिया घर परियोजना को लेकर आशावादी नहीं थे। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने अपना विचार क्यों बदल दिया? उनका मतलब था कि बॉस ली को अचानक भूतिया घर एक भरोसेमंद परियोजना क्यों लगने लगी। मैं इसमें बदलाव करूंगा। ली शी मुस्कुराए। अच्छा, यह शायद अजीब लगे। पेई कियान मुस्कुराए। कोई बात नहीं, कारण चाहे कितना भी अजीब क्यों न हो, मैं चेन कांगतुओं से इसे बदलवा दूंगा। लीशी ने आगे कहा, दरअसल मैं अब भूतिया घर को लेकर आशावादी इसलिए नहीं हूं क्योंकि परियोजना में कुछ गड़बड़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि इस रेस्टोरेंट को खोलते समय मुझे कुछ बातें समझ में आईं। पेई कियान, रेस्टोरेंट खोलने से मिली समझ का भूतिया घर से क्या लेना देना था? मिंग हाउस की शुरुआत अच्छी नहीं रही। मैं इस बारे में सोच रहा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ली शी ने कहा। गहन सोच विचार करने पर पता चला कि असल बात छोटी छोटी बातों में छिपी थी। ये छोटी छोटी बातें सीधे ग्राहकों के अनुभव को प्रभावित करती थीं, जिससे उच्च श्रेणी के रेस्तराओं की प्रतिष्ठा तय होती थी। लीशी ने गंभीरता से विश्लेषण करना शुरू किया। पेई कियान ने चाय पीते हुए बड़ी मुश्किल से अपना चेहरा गंभीर बनाए रखा। बॉस ली, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। मिंग हाउस की शुरुआत खराब इसलिए हुई क्योंकि मैं गलती से लिटिल टैंक को अपने साथ ले आया था और उसी से सारी मुसीबतें खड़ी हो गईं। हालांकि वह इन बातों को प्रकट नहीं कर सका, इसलिए उसने घूंट भरते हुए बस ये शब्द अपने मन में रखे। इसलिए मैं समझता हूं कि आपके लिए, बॉस पेई, गुमनाम रेस्टोरेंट शुरू करना कितना मुश्किल रहा होगा। ली शी ने कई बेतुके विश्लेषणों के बाद भावुक होकर कहा। गुमनाम रेस्टोरेंट की स्थिति इस भूतिया घर से बहुत मिलती जुलती थी। फिर भी गुमनाम रेस्टोरेंट सफल रहा। मुझे एहसास हुआ कि कोई भी प्रोजेक्ट कितना भी बेतुका क्यों न हो, बॉस पेई के हाथों से गुजरते ही उसमें जान आ जाती है। बॉस पेई, आपने भूतिया घर बनाने का फैसला किया है, इसलिए आप पूरी तरह आश्वस्त होंगे। इसलिए भले ही मुझे नहीं पता कि आप इस भूतिया घर का प्रचार कैसे करेंगे, मुझे आप पर भरोसा है। बॉस ली बहुत ईमानदार थे। पेई कियान कुछ पल के लिए अवाक रह गई। बस इसी वजह से पेई कियान अभी भी भूतिया घर के उन हिस्सों को बदलने के बारे में सोच रही थी जो बॉस ली को पसंद थे। अंत में ये वास्तव में एक बेतुके कारण से था। पेई कियान अवाक रह गया। बॉस ली, आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद, लेकिन भूतिया घर परियोजना में जोखिम बहुत अधिक है। मैं आपको ईमानदारी से सलाह देता हूं कि आप ऐसा न करें। पेई कियान ने बड़ी ईमानदारी से बात की और उसका इरादा बॉस ली को बीच में आकर कोई बवाल खड़ा करने का नहीं था। थरिल हॉस्टल की सफलता दर भले ही बहुत कम हो, लेकिन उसे मिंगयून प्राइवेट किचन से मिले सबक को नहीं भूलना चाहिए। अगर बॉस ली ने थरिल हॉस्टल के लिए कुछ सहायक सुविधाएं बनवाकर अन्य निवेशकों को आकर्षित किया और पूरे इलाके को एक नया और लोकप्रिय व्यापारिक केंद्र बना दिया, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालांकि लीशी मुस्कुराया। जाहिर तौर पर उसे उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। बॉस पेई, इसे अच्छे इरादे से मना मत कीजिए। हमें आपस में इतनी औपचारिकता निभाने की जरूरत नहीं है, बस इसे स्वीकार कर लीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं कारोबार में दखल नहीं दूंगा। मैं बस मुनाफे से थोड़ा हिस्सा कमाना चाहता हूँ। चलिए साथ मिलकर कुछ पैसे कमाते हैं, अच्छा रहेगा ना? या फिर अगर बॉस पेई को लगता है कि भूतिया घर में निवेश करना ठीक नहीं है, तो शायद आप कुछ और निवेश सुझा सकते हैं, जैसे कि फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे। शायद हम और शाखाएं खोल सकें, या शायद मैं लीचिंग में यूं ही कुछ पैसे निवेश कर दूं। बॉस ली का चेहरा बहुत गंभीर था। पेई कियान अवाक रह गया। एक धमकी? ये तो साफ धमकी थी। पेई कियान, लीचिंग सुनते ही समझ गया। उसने झांग युआन को सतर्क रहने की सलाह दी थी, लेकिन जाहिर है झांग युआन की गतिविधियों पर बॉस ली की नजर पड़ गई थी। पहले रैम की कीमतों में बढ़ोतरी के कारण आरओएफ ने खूब मुनाफा कमाया था। पेई कियान ने अनिच्छा से झांग युआन को लीचिंग में प्रवेश करने की अनुमति दी, इस उम्मीद में कि वह मछली पकड़ने के एकीकृत संगठन को एक दूरदराज के इलाके में ले जाकर अतिरिक्त धन का उपयोग करेगा। हालांकि लीशी के लिए यह जानना असंभव नहीं था, क्योंकि उसकी नज़र पेई कियान पर थी और वह हर बात की जानकारी रखता था। पेई कियान दुविधा में फंस गया था। वह लीशी को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन लीशी फिर लीचिंग में अपना पैसा लगाएगा और फिर व्यावसायिक क्षेत्र में कुछ बार, कैफे और दुकानों में निवेश करेगा। मछली पकड़ने के इंटरनेट कैफे का ब्रांड और बॉस ली और होंडोंग प्रांत के विभिन्न निवेश संस्थानों से मिलने वाला भारी धन लीचिंग को एक अनिश्चित भविष्य की ओर ले जाएगा। पेई कियान को लगा कि वह बहुत मुश्किल स्थिति में है। लीशी के शब्दों का सीधा सा मतलब था, फायदे के बारे में सोचो, वरना मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अगर वह बॉस ली को भूतिया घर में निवेश करने से रोकता, तो ये रकम शायद लीचिंग में ही चली जाती। वह इसे रोक नहीं सकता था। दोनों में से एक को चुनो। पेई कियान परेशान हो गई। फायदे और नुकसान का आकलन करने के बाद पेई कियान को लगा कि लीचिंग ज्यादा खतरनाक है। आखिर फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे एक सफल प्रोजेक्ट था। लीचिंग भले ही एक नया बाजार हो, लेकिन लीशी के दखल से शायद ये बर्बाद हो जाएगा। पेई कियान को ऐसी धमकियों की उम्मीद नहीं थी।
बॉस पेई की प्रतिक्रिया देखकर लीशी मन ही मन हैरान था। क्या बात है, बॉस पेई मुझसे पैसे लेने में इतने आनाकानी क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे उन्हें किसी ने नोच डाला हो? वे थोड़ी देर चुप रहे। बॉस ली, क्या आपको सच में पैसे खोने का डर नहीं है? पेई कियान ने कुछ देर सोचा और पूछा। ली शी ने सिर हिलाया। नहीं, पेई कियान ने हल्की सी आह भरी। ठीक है, मेरे पास अभी 2 प्रोजेक्ट हैं। बॉस ली, अगर आप सच में मुझे धन्यवाद देना चाहते हैं तो निवेश के लिए इनमें से एक चुन लीजिए। पहला है हॉन्टेड हाउस प्रोजेक्ट जो थ्रिलर हॉस्टल है। दूसरा है टॉप स्टूडेंट, जल्दी आओ, यह एक एजुकेशनल ऐप है जिस पर मैं काम कर रहा हूँ, पेई कियान ने बॉस ली के हाव भाव को देखते हुए कहा। बॉस ली स्पष्ट रूप से टॉप स्टूडेंट, जल्दी आओ प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से सुन रहे थे, जिसके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। पेई कियान को इस प्रोजेक्ट की बारीकियों का पता नहीं था क्योंकि उन्होंने कभी भी हे दे शेंग से नहीं पूछा था, जो इस प्रस्ताव पर काम कर रहे थे। पेई कियान ने केवल संक्षेप में इसकी सामान्य दिशा के बारे में बताया। पेई कियान के विचार में इन दोनों परियोजनाओं में निश्चित रूप से घाटा होगा। चूंकि बॉस ली को घाटे से डर नहीं था, इसलिए वे जिसमें चाहे निवेश कर सकते थे। ली शी ने कुछ देर सोचा। ठीक है, मैं टॉप स्टूडेंट कम क्विक में निवेश करूंगा। स्पष्ट रूप से इन दोनों परियोजनाओं की तुलना करते हुए ली शी को लगा कि टॉप स्टूडेंट कम क्विक अधिक भरोसेमंद है। पेई कियान ने सिर हिलाया। बॉस ली द्वारा लिनचेंग में निवेश न करने की शर्त पर सब कुछ बातचीत से तय हो सकता था। 18 जनवरी, मंगलवार, ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स, बॉस पेई ऐप तैयार है। कृपया एक नज़र डालिए। ये टॉप स्टूडेंट कम क्विक परियोजना के शुरुआती चरण की प्रचार सामग्री है। और फुहुई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में हे दे शेंग द्वारा दी गई सूचनाओं के ढेर को देखकर पेई कियान को अचानक सिर दर्द होने लगा। उन्होंने उस पर एक नज़र डाली और उसे एक तरफ फेंक दिया। इसके बजाय उन्होंने टॉप स्टूडेंट कम क्विक ऐप इंस्टॉल किया हुआ मोबाइल फोन उठा लिया। पेई कियान की कल्पना से कहीं ज्यादा तेजी से काम हो गया। लगभग एक हफ्ते में ही फ्रेमवर्क तैयार हो गया। हे दे शेंग के अनुसार इस कंपनी ने पहले भी इसी तरह के प्रोजेक्ट किए थे, इसलिए उन्होंने पहले असफल हुए प्रोजेक्ट के कोड में ही बदलाव किया, यूआई को बदला और 2 नए फंक्शन जोड़कर टॉप स्टूडेंट कम क्विक का पहला संस्करण तैयार किया। हे दे शेंग को शायद डर था कि बॉस पेई नाराज हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा, आप निश्चिंत रहिए बॉस पेई, इसकी गुणवत्ता में कोई कमी नहीं है। भले ही ये आउटसोर्स किए गए हों, लेकिन इनकी जिम्मेदारी तो है ही। पेई कियान को इसकी परवाह नहीं थी। अगर ऐप की क्वालिटी में कोई दिक्कत हो तो भी ठीक है, मामला जल्दी शांत हो जाएगा। वह बस यूं ही कुछ पैसे खर्च करना चाहता था। पेई कियान ने कुछ देर इस ऐप को इस्तेमाल किया और पाया कि इसमें सिर्फ बुनियादी सुविधाएं ही हैं। ऐप में 2 एंट्री पॉइंट थे, टॉप स्टूडेंट्स एंट्री और फेल नी एंट्री। टॉप स्टूडेंट्स एंट्री से एंट्री करने पर शैक्षणिक योग्यता, विषय, ज्ञान आदि जैसी अपनी जानकारी भरनी पड़ती थी। प्रमाणीकरण के लिए कुछ जरूरी जानकारी भी जमा करनी पड़ती थी। फेलनी एंट्री से एंट्री करना कहीं ज्यादा आसान था। उन्हें बस अपना अनुरोध भेजना होता था और एक टॉप स्टूडेंट उसे स्वीकार कर लेता था। दोनों पक्षों को सहमति बनाकर ट्यूशन सेशन के लिए मिलना होता था और फिर फेलनी को बाकी रकम चुकानी पड़ती थी। पेई कियान को यह ऐप टैक्सी बुकिंग सॉफ्टवेयर जैसा लगा। असल में हे दे शेंग ने इस ऐप के लिए ऑनलाइन वीडियो उत्तर, प्रश्न खोज आदि जैसी और भी सुविधाएं सोची थीं, लेकिन काफी नहीं थीं। अब इन्हें बनाने का समय आ गया है। इसके अलावा वर्तमान बुनियादी कार्य केवल मैचमेकिंग तक ही सीमित थे और वे अपूर्ण थे। शुरुआत में जब उपयोगकर्ताओं की संख्या कम थी तो ऐप को कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ गई तो सर्वर की बैंडविड्थ बढ़ाने की आवश्यकता होगी। सॉफ्टवेयर की संरचना और स्थिरता में सुधार करना होगा। बेशक फिलहाल इन सब बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि ऐप के अभी तक कोई उपयोगकर्ता नहीं थे। हे दे शेंग ने टॉप स्टूडेंट कम क्विक प्रोजेक्ट के लिए एक कंपनी बनाई जिसमें उद्यमी टीम को 60%, ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स को 30% और फुहुई इन्वेस्टमेंट्स को 10% शेयर आवंटित किए गए। ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स ने 2 मिलियन युआन का निवेश किया, फुहुई इन्वेस्टमेंट्स ने 1 मिलियन युआन का निवेश किया। बॉस ली अधिक निवेश करना चाहते थे, लेकिन पेई कियान ने इसे अस्वीकार कर दिया। बॉस ली ने पेई कियान के साथ मिलकर निवेश से काफी मुनाफा कमाया था। 1 मिलियन युआन का छोटा सा नुकसान भी बॉस ली को बुरी तरह प्रभावित कर सकता था, और साथ ही बॉस ली बॉस पेई की चापलूसी भी नहीं करना चाहते थे। अगली बार उन्हें काफी शांति मिल सकती थी। दूसरी ओर पेई कियान अभी भी दयालु थे और बॉस ली को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। बेशक इसका एक कारण जोखिम को नियंत्रित करना भी था। ज्यादा पैसा इस परियोजना के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था, इसलिए उन्होंने बॉस ली से पहले 10 लाख युआन निवेश करने को कहा क्योंकि शुरुआती चरण में उन्हें इतने पैसे की जरूरत नहीं थी। अगर बाद में हालात अच्छे साबित हुए तो और पैसा लगाने में देर नहीं होगी। बेशक उद्यम टीम में सभी उनके अपने लोग थे।
वास्तव में पेइकियान और ड्रीम रियलाइजेशन वेंचर्स के पास 90% शेयर थे। बॉस ली को इस परियोजना के संचालन में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वे बॉस पेई का एहसान चुकाना चाहते हैं, लेकिन असल में वे परोक्ष रूप से लाभ कमाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए इस परियोजना का विकास पूरी तरह से पेइकियान के फैसलों पर निर्भर था। पेइकियान ने ध्यान से देखे बिना ही मोबाइल फोन हे देशेंग को वापस दे दिया। ठीक है, चलिए विज्ञापन शुरू करते हैं। हे देशेंग चौंक गए। अरे बॉस पेई, क्या ये कुछ ज्यादा जल्दबाजी नहीं है? वो कहना चाहता था कि लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी उन्हें अच्छी तैयारी करनी होगी, है ना? अगर इस ऐप को इतनी कम पूर्णता के साथ लॉन्च किया गया तो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए भी क्या ये थोड़ा गलत नहीं होगा? पेइकियान ने हाथ हिलाकर बात टाल दी। कोई बात नहीं, पहले विज्ञापन फैलाओ। कम पूर्णता और भी अच्छा। पेइकियान को डर था कि अगर वे ऐप को उच्च पूर्णता स्तर के साथ प्रचारित करेंगे तो बॉस ली निवेशकों के एक समूह को लेकर आ जाएंगे। इससे इस परियोजना को लेकर उत्साह बढ़ेगा, जिससे बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वे ऐप के अधूरे विकास का फायदा उठाते हुए इसका जमकर प्रचार कर सकते हैं। पैसा खर्च करने के बाद डांट पड़ने पर कोई भी इस परियोजना को लेकर आशावादी नहीं रहेगा। अगर परियोजना शुरू में ही विफल हो जाती है तो बॉस पेई का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। 395 20 जनवरी गुरुवार कुई गेंग अपना फिश कैचिंग टेक आउट खा रहा था और बाकी सबकी बातें सुन रहा था। कल फिर से मैंने अपने चैप्टर को सस्पेंस में खत्म कर दिया तो मेरे पाठकों ने मेरी बहुत आलोचना की। इसका क्या मतलब है? क्या सस्पेंस में कहानी खत्म करने पर आलोचना होना आम बात नहीं है? बिल्कुल सही, सस्पेंस में कहानी खत्म करना तो आम बात हो गई है। क्या आप सबको यही आम लगता है? बकवास। ड्रामा और कॉमिक्स देखो, क्या उन्हें भी हर एपिसोड को किसी अनसुलझे मुद्दे के साथ खत्म नहीं करना पड़ता? पाठक ऊपरी तौर पर आलोचना कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी असली प्रतिक्रिया नहीं छिपा सकते। अगला चैप्टर अपलोड होते ही वे वापस आकर उसे पढ़ेंगे। सस्पेंस में कहानी खत्म करने से पाठक कहानी से जुड़े रहते हैं। अगर आप सस्पेंस में कहानी खत्म नहीं करेंगे तो आपके पाठक इस चैप्टर के बाद पढ़ना बंद कर देंगे। फिर आपके अगले चैप्टर के पाठक कम होंगे। जो लेखक सस्पेंस में कहानी खत्म नहीं करते वे खराब लेखक हैं। सभी इस चर्चा में मशगूल थे। कई लोगों ने जोर जोर से सिर हिलाया, जबकि कुछ लेखकों ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। न तो उन्होंने आखिरी कथन की पुष्टि की और न ही खंडन किया। कुई गेंग ने अपना कैलेंडर देखा। वह पिछले गुरुवार को जिंगजोऊ पहुंचे थे। तब से ठीक एक हफ्ता बीत चुका था। शुरुआत में सभी एक दूसरे से अपरिचित थे, इसलिए उन्होंने केवल साथी विषयों पर ही चर्चा की थी। अब अधिकांश लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे। कुछ बेहद करीबी लेखकों के लिए किसी भी विषय पर बात करना वर्जित नहीं था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने लेखन से संबंधित विषयों पर भी चर्चा शुरू कर दी। कुई गेंग ने अपना फोन निकाला और अपने उपन्यास के कमेंट सेक्शन को पढ़ा। ये तो बहुत डरावना है। नो शो रोज 5 अध्याय अपलोड कर रहा है। पहले तो मुझे शक हुआ कि उसका अपहरण हो गया है। अब शक करने की कोई जरूरत नहीं, उसका अपहरण पक्का हो गया है। उपन्यास की गुणवत्ता थोड़ी कमजोर लग रही है, लेकिन पढ़ने में अभी भी मजा आ रहा है। नो शो, हिम्मत रखो। अगर तुम एक और हफ्ते तक ऐसा करते रहे तो मेरे सारे वोट तुम्हें ही मिलेंगे। कुई गेंग ने ये टिप्पणियां पढ़ी तो उसके मन में मिली जुली भावनाएं थीं। उसे मानना पड़ेगा कि जितने ज्यादा अध्याय अपलोड कर सकता था उतना करना कारगर साबित हुआ। जैसे ही उसने ज्यादा अध्याय अपलोड करना शुरू किया, उसके वफादार पाठकों, सब्सक्रिप्शन और वोटों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई। पिछले एक हफ्ते में कुई गेंग ने रोजाना लगभग 8 से 10 हजार शब्द लिखे। उसका पुराना रूप कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा कर पाएगा। इसके अलावा लेखकों की संख्या मुख्य रूप से इसलिए बढ़ रही थी क्योंकि वह ज्यादा देर तक काम कर रहा था। उसने जानबूझकर न तो ज्यादा शब्द जोड़े थे और न ही कहानी को हल्का किया था। इस प्रकार उपन्यास की गुणवत्ता लगभग बनी रही। बेशक उनमें कुछ संकी लोग भी थे। पूरा दिन लिखने के बाद वे लोग रात को अपने होटल के कमरों में लौटकर एक और अध्याय लिखते और कथानक को ठीक करते। कुई गेंग के लिए वे जानवर थे। कुई गेंग ऐसा कभी नहीं करता। वह प्रतिदिन केवल 8 घंटे काम करता था और औसतन 1000 शब्द प्रति घंटा लिखता था। इसे तेज गति नहीं माना जाता था, लेकिन उसके लिए यह पहले से ही काफी था। अब जब उसे इसकी आदत हो गई थी तो कुई गेंग को इसमें आनंद भी आने लगा था। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि असाधारण परिस्थितियों में लेखन काफी लत लगाने वाला हो सकता है। बस एक छोटी सी समस्या थी जिसका सामना कुई गेंग को करना पड़ रहा था। अपना खाना खाते हुए उसने मेज पर अपनी समस्या बताई। सब लोग, मुझे लगता है मेरी कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैं अब और लिख नहीं पा रहा हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? सबने उसकी तरफ देखा और एक साथ बोले, इसे यहीं छोड़ दो। कुई गेंग के इस विषय को उठाते ही निर्दयी लेखकों ने गंभीर सलाह देना बंद कर दिया। लेखकों में यह आम चलन था कि जो लेखक बाकियों से बेहतर कर रहे होते थे उन्हें बीच में ही उपन्यास छोड़ देने के लिए मना
लिया जाता था। बेशक कोई गेंग उन्हें दोष नहीं दे सकता था। बहुत से लेखक अपनी उपलब्धियों का बखान करने के लिए लेखन अवरोध का बहाना बनाते थे। इसलिए जब भी लेखकों को शक होता कि कोई अपनी उपलब्धियों का बखान करने की कोशिश कर रहा है, तो ज्यादातर लेखक पहले ही बात खत्म करने के लिए इसे यहीं छोड़ दो कह देते थे। कोई गेंग अवाक रह गया। उसे वाकई यह समस्या थी, क्योंकि उसने शुरुआत में उपन्यास के कथानक के बारे में ठीक से नहीं सोचा था। उसका उपन्यास अच्छा चल रहा था और उसका कथानक बुरा भी नहीं था, हालांकि उसने जो ढांचा बनाया था वह बहुत छोटा था। कोई गेंग ने तो प्रतिदिन केवल 2 से 3 हजार शब्द लिखने का इरादा किया था। इस तरह धीरे धीरे आगे बढ़ते रहने से वह लंबे समय तक लिख सकता था। हालांकि पिछले सप्ताह में वह प्रतिदिन 8 से 10 हजार शब्द लिख रहा था। अचानक उसे एहसास हुआ कि वह मुख्य कथानक को और आगे नहीं बढ़ा सकता। उसने अनुमान लगाया कि जब वह लगभग 10 लाख शब्द लिख लेगा तो किताब पूरी हो जाएगी। तब उसे क्या करना चाहिए? जाहिर है, एक लेखक होने के नाते जिसे अपनी किताबें अधूरी छोड़ने की आदत थी, ऐसा दोबारा करना उसे डरावना नहीं लगा। वह पहले ही कई कहानियों को बीच में ही खत्म कर चुका था। यह उसके लिए बहुत आसान हो गया था। अब वह बिना देखे ही तलवार उठा सकता था। समस्या ये थी कि इस उपन्यास को यहीं समाप्त करने के बाद उसकी नई किताब किस विषय पर होगी। कोई गेंग को इसका कोई अंदाजा नहीं था। दोपहर के भोजन के बाद झू शिंगान ने कहा, मैं आप सभी को सुबह लिखे गए सभी अंश अपलोड करने और आराम करने के लिए 1 घंटा देता हूँ। कार्यक्रम के अनुसार हम आज दोपहर जिंगजोऊ का भ्रमण करेंगे। हम कुछ गतिविधियों में भाग लेंगे जिससे हमारा मन तरोताजा होगा और हमें नई सामग्री मिलेगी। समय का सदुपयोग करें। हम 1 घंटे में होटल की लॉबी में मिलेंगे। थका हुआ पेई कियान कार में सोता जागता रहा। उसने आखिरकार अपनी बिना किताब वाली परीक्षा दे दी थी। पिछले कुछ दिनों से वह किताबों में इतना डूबा हुआ था कि उसे काम करने का समय ही नहीं मिला था। हालांकि आखिरी समय में सब कुछ रटने की कोशिश कारगर साबित हुई। पेई कियान का अनुमान था कि उसे कम से कम 70 अंक मिलेंगे। अगर उसने परीक्षा में पैसे देकर परीक्षा दी होती तो शायद उसे केवल 60 अंक ही मिलते। फिर भी अब उसे अपनी काबिलियत के दम पर 70 से ज्यादा अंक लाने की उम्मीद थी। ये गर्व करने लायक बात थी। पेई कियान के लिए पढ़ाई में बिताया गया समय व्यर्थ नहीं गया था। अगर वह मायांग से थोड़े ज्यादा अंक भी ला पाता तो वह संतुष्ट हो जाता। अगली 3 परीक्षाएं खुली किताब से हैं। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। अब मैं कंपनी पर नजर रख सकता हूँ। यह अजीब है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ भूल गया हूँ। पेई कियान ने 2 मिनट तक भूली हुई बातों को याद करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जल्द ही हार मान ली। उसने अभी अभी परीक्षा दी थी और उसका दिमाग पूरी तरह से आराम में था। वह उन बातों को याद करने की स्थिति में नहीं था। इसके अलावा उसे अब बहुत सारे काम निपटाने थे। पेई कियान के पास सब कुछ याद रखने की ऊर्जा नहीं थी। उसने जम्हाई ली और पहले अपने अपार्टमेंट में जाकर झपकी लेने का फैसला किया। लिटिल सन एक स्थिर ड्राइवर था, लेकिन सीट बेल्ट के कारण पेई कियान को नींद नहीं आ रही थी। इसलिए उसने अपना मोबाइल फोन निकाला, जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क ऐप खोला और अपने उपन्यास पढ़ने लगा। पेई कियान के कई शौक थे। उसे कॉमिक्स पढ़ना, शो देखना, गेम खेलना, फिल्में देखना, उपन्यास पढ़ना आदि पसंद था। हालांकि वह हर काम में माहिर था। आखिरकार वह ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए कर रहा था। इतना पेशेवर होने की कोई जरूरत नहीं थी, ये सब सिर्फ मनोरंजन के लिए था। इससे पहले पेई कियान इन्फिनिट चाइनीज नेटवर्क पर ऑनलाइन उपन्यास पढ़ता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उनमें अधिक विविधता थी और उपन्यास अक्सर अधिक ताजगी भरे होते थे। जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क की बात करें तो एक तरफ तो जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क के शुरुआती उपन्यास बेहद घटिया थे। पेई कियान उन्हें पढ़ने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए थे। दूसरी तरफ वे अपनी ही कंपनी का समर्थन नहीं करना चाहते थे। हालांकि हाल ही में उन्होंने जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क के उपन्यास पढ़ना शुरू कर दिया था। आखिर में वे ये सब काम के लिए ही कर रहे थे। पेई कियान को जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क की स्थिति पर नजर रखना जरूरी लगा, क्योंकि अब ये मुनाफा कमा रहा था। इससे पहले माइकुन ने तेंगदा को कुछ पैसे देने की कोशिश की थी, लेकिन पेई कियान ने उसे ठुकरा दिया था। फिर भी अब तक पेई कियान ने माइकुन से यह नहीं पूछा था कि उन्होंने पैसे कहाँ खर्च करने का फैसला किया है। इसका एक कारण ये था कि वे व्यस्त होने के कारण भूल गए थे। हालांकि दूसरा कारण ये था कि पेई कियान के स्वभाव के विपरीत बहुत ज्यादा सवाल पूछना भी ठीक नहीं था। इसके बजाय पेई कियान ने सोचा कि जब तक वह जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क के एप्लीकेशन पर कड़ी नजर रखेगा, तब तक वह समझ पाएगा कि वेबसाइट किस दिशा में जा रही है। उसे यह मानना पड़ा कि जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क अब अच्छी संख्या में उपन्यास प्रकाशित कर रहा था। पेई कियान ने आखिरकार साइट पर कुछ उपन्यास पढ़ने का मन बना लिया। ये वर्ष 2011 था। उस समय का चलन असीमित क्षमता वाले युवा नायकों के बारे में रोमांचक शुवानहुआ उपन्यासों का था। वेबसाइट पर अधिकांश शीर्ष उपन्यास शुवानहुआ या शियानशिया उपन्यास थे और कई उपन्यासकार अगले 2 वर्षों में अपनी उपाधियां प्राप्त कर लेंगे।
बेशक वेबसाइट का नाम अलग था और वास्तविक पुस्तकें वैसी नहीं थी जैसी पेई कियान को याद थीं। फिर भी चाहे कुछ भी हो, पेई कियान उन्हें पढ़ता रहा। हालांकि उसने उपन्यास पहले भी पढ़े थे, लेकिन वह उनकी विषय वस्तु पूरी तरह से भूल चुका था। ज़ोंगडियन चाइनीज नेटवर्क की लाइब्रेरी इन्फिनिट चाइनीज नेटवर्क की लाइब्रेरी का बारीकी से अनुसरण कर रही थी। पहली वेबसाइट पर मौजूद शुवानहुआ उपन्यासों को दूसरी वेबसाइट पर मौजूद मिलते जुलते लेकिन ज्यादा लोकप्रिय उपन्यासों की नकल माना जा सकता है। पेई कियान वेबसाइट के होम पेज पर जो भी उपन्यास उसे पसंद आता, उसे चुनकर पढ़ लेता था। वह उन्हें कुछ देर पढ़ता और फिर बोरियत होने पर चुपचाप डिलीट कर देता था। ज्यादातर उपन्यासों के तो वह नवीनतम अध्याय तक भी नहीं पहुंच पाता था। आज जब उसने लाइब्रेरी को रिफ्रेश किया तो पेई कियान चौंक गया। उसके सेव किए हुए कुछ उपन्यासों में नए अध्याय अपलोड हो चुके थे। दरअसल ये अध्याय ठीक 2 घंटे पहले दोपहर करीब 12 बजे अपलोड हुए थे। पेई कियान ने भौहें चढ़ाईं, उसे लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि सभी लेखकों ने एक ही समय पर नए अध्याय अपलोड कर दिए? क्या दोस्तों के बीच कोई बड़ा आयोजन था? उन्होंने झटपट एक उपन्यास पर क्लिक करके उसका नवीनतम अध्याय पढ़ा। नमस्कार पाठकों, आज मैं केवल 2 अध्याय ही अपलोड कर रहा हूं क्योंकि वेबसाइट ने आज दोपहर हमारे लिए टीम गतिविधियां निर्धारित की हैं। हम कुछ समय के लिए जेल से बाहर निकल रहे हैं और नई सामग्री जुटाने के लिए जिंगजोऊ का दौरा करेंगे। मैं कल और अध्याय अपलोड करूंगा। कई पाठकों ने पहले ही अध्याय के नीचे टिप्पणियां छोड़ दी थीं। आखिरकार आप आजकल बहुत कुछ अपलोड कर रहे हैं। ज्यादा काम मत करो, थोड़ा आराम करो। कल 7-8 और अध्याय लिखकर इसकी भरपाई कर दो, सब ठीक हो जाएगा। आपका तो अपहरण हो गया है। वेबसाइट ने तो एक साथ इतने सारे लेखकों का अपहरण कर लिया है। हा, कुछ समय के लिए जेल से बाहर निकलना। एक और लेखक ने पहले कहा था कि वह एक क्लास में जा रहा है। मुझे लगा था कि यह सिर्फ एक बातचीत होगी। उस समय तो मुझे ये भी समझ नहीं आया था कि इसका क्या फायदा होगा। मुझे बस यही फिक्र थी कि वह कहानी को अपडेट कर दे। अब तो ऐसा लग रहा है कि यह क्लास अधिकारियों द्वारा आयोजित एक लॉकडाउन है। शाबाश, एक लेखक जो क्लास में नहीं आता, वह भी पिछले कुछ दिनों से हर दिन 4 अध्याय अपलोड कर रहा है। मैं अधिकारियों से गुजारिश करता हूं कि वे इस क्लास को जारी रखें। उद्धरण चिन्ह, क्या क्लास में अभी भी सीटें खाली हैं? मेरे पास एक ऐसा लेखक है जो नियमित रूप से एक अध्याय लिखता है और उसे इस क्लास में शामिल होने की बहुत जरूरत है। सच कहूं तो मुझे लगता है कि क्लास अच्छा है, लेकिन आजकल कई लेखक कहानियों के अंत को अधूरे और रहस्यमय बना रहे हैं। क्या इस क्लास में कहानियों के अंत को अधूरे छोड़ने की पेशेवर ट्रेनिंग भी शामिल है? पाठकों की टिप्पणियां पढ़ते ही पेई कियान के माथे पर पसीना आ गया। उसी समय उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। टिप्पणियों से पेई कियान ने कई बातें समझ लीं। मायिकुन ने वाकई मध्यम स्तर के लेखकों पर पैसा लगाया था। वह उन लेखकों को जिंगजोऊ ले आया, एक क्लास आयोजित की और उनकी कार्यकुशलता में काफी सुधार किया। उसने ये कैसे किया? पेई कियान को लगा कि वह तेंगदा की परंपरा का पालन करने में नाकाम रहा है। पेई कियान अवाक रह गया। यह मायिकुन, मेरी नाक के नीचे ऐसा गड़बड़ करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसा लग रहा था कि मध्यम स्तर के लेखक दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे थे। वे न केवल ज्यादा अध्याय अपलोड कर रहे थे, बल्कि लगातार बातचीत के जरिए एक दूसरे से प्रेरणा भी ले रहे थे। उनकी कहानियों और लेखन कौशल में सुधार होने लगा था। अगर उनमें से कोई नया देवता उभर कर प्रसिद्धि हासिल कर ले, तो ज़ोंगडियन चाइनीज नेटवर्क पर और भी अधिक लोग आएंगे। ये समझना जरूरी था कि रचनात्मक उद्योग में सामग्री सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सामग्री के बिना बाकी सब बेकार है। कई ग्राहक लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के क्लाइंट डाउनलोड करते हैं क्योंकि उन्हें कोई खास लाइव स्ट्रीमर पसंद होता है। वे ऑनलाइन साहित्य वेबसाइटों के वफादार उपयोगकर्ता भी बन जाते हैं क्योंकि उन्हें कोई खास उपन्यास पसंद आता है। इस दुनिया में पायरेटेड कॉपी जैसी कोई चीज नहीं थी। अगर किसी को कोई किताब सच में पसंद आती थी, तो वह उसे केवल एक निर्धारित वेबसाइट पर ही पढ़ सकता था। ऐसा कुछ नहीं था कि लेखक बिना किसी प्रतिफल के कड़ी मेहनत करे और पायरेसी साइटें सामग्री की लोकप्रियता से मुनाफा कमाएं। इस प्रकार पेई कियान ने एक छिपे हुए खतरे को भांप लिया। उसने तुरंत मायिकुन को फोन करके पूछा कि ज़ोंगडियन चाइनीज नेटवर्क की ऑनलाइन लेखकों की कक्षा कहाँ आयोजित हो रही है। फिर उसने लिटिल सन से कहा, वापस मुड़ो, हम पहले बाहरी इलाके में चलते हैं। आधे घंटे बाद उस कार्यालय भवन में जहां ऑनलाइन लेखकों की कक्षा चल रही थी, मायिकुन पेई कियान को ज़ोंगडियन चाइनीज नेटवर्क द्वारा बनाए गए लॉकडाउन क्षेत्र की ओर ले गए। हालांकि मायिकुन ने इस कक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से जू शिंगान को सौंप दी थी, लेकिन बॉस पेई के आने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उनकी देखरेख करनी पड़ी और उन्हें रिपोर्ट देनी पड़ी। बॉस पेई, ये हमारी कक्षा की योजना है। ये लेखकों के साथ हुए समझौते का प्रारूप है। ये दैनिक कार्यक्रम है। मायिकुन ने बॉस पेई के सामने दस्तावेजों का हर सेट पेश किया और वे अपने आप पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें वाकई गर्व था क्योंकि इस दौरान वेबसाइट के आंकड़े और ट्रैफिक में स्पष्ट रूप से वृद्धि हुई थी।
अगर केवल एक लेखक ही प्रतिदिन कई अध्याय अपलोड करना शुरू कर देता तो शायद इसका असर केवल उसके अपने उपन्यास के आंकड़ों पर पड़ता और वेबसाइट पर इसका प्रभाव नगण्य होता। लेकिन अगर और भी लेखक प्रतिदिन कई अध्याय अपलोड करना शुरू कर दे तो क्या होगा? समय समय पर वेबसाइट ऐसे आयोजन करती थी जिनमें पाठकों को दोगुने वोट मिलते थे या कुछ इसी तरह के, ताकि लेखकों को अधिक अध्याय अपलोड करने के लिए प्रेरित किया जा सके और इस तरह वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ाया जा सके। अब इस क्लास के कारण मध्यम स्तर के लेखक प्रतिदिन कई अध्याय अपलोड कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से प्रत्येक पुस्तक के पाठक अधिक नियमित रूप से पढ़ रहे थे और वेबसाइट के आंकड़े बेहतर हो रहे थे। बॉस पेई, ये इस अवधि के दौरान वेबसाइट के बढ़ते आंकड़े हैं। ये पाठकों की प्रतिक्रिया है। कुल मिलाकर क्लास एक बड़ी सफलता रही है। यह पाठकों, लेखकों और वेबसाइट सभी के लिए फायदेमंद रहा है। हम इस क्लास के समाप्त होने के तुरंत बाद अगली क्लास आयोजित करने की योजना बना रहे हैं। हम नए लेखकों को स्वीकार करना जारी रखेंगे और इन क्लासों को नियमित रूप से आयोजित करेंगे। बेशक, अंततः आपने ही हमें सही दिशा दिखाई, बॉस पेई। आप सही थे। हम केवल उपन्यासकारों को लुभाने के बारे में नहीं सोच सकते, हमें उन्हें खुद तैयार करना होगा। मैंने इस बारे में पहले ही सोच लिया है। अगर हम दूसरी वेबसाइटों से प्रतिभाशाली लेखकों को अपने यहाँ लाकर उन्हें बहुत ऊंची कीमत भी देते, तब भी हमारी वेबसाइट में उनकी लोकप्रियता बनाए रखने के लिए सही माहौल और प्रेरणा की कमी रहती। अब हम इस कक्षा में प्रतिभाशाली लेखकों को तैयार करेंगे। जब तक हम इन मध्यम स्तर के लेखकों को प्रोत्साहित करते रहेंगे, मुझे पूरा यकीन है कि हमारी वेबसाइट दिन ब दिन बेहतर होती जाएगी। बस कुछ ही समय की बात है, इन्हीं मध्यम स्तर के लेखकों में से कोई एक प्रतिभाशाली लेखक उभरकर सामने आएगा। पेई कियान अवाक रह गई। अगर मायिकुन ने ये बातें न कही होती तो पेई कियान को अंदाजा भी नहीं होता कि मामला इतना गंभीर हो गया है। उस समय लेखक जू शिंगान के साथ जिंगजोऊ का दौरा कर रहे थे। वे अभी तक लौटे नहीं थे, इसलिए पेई कियान और मायिकुन बिना किसी रुकावट के वहां बातचीत जारी रख सकते थे। पेई कियान ने यूं ही कंप्यूटर चालू किया और पाया कि वह अपने आप लॉकडाउन मोड में चला गया है। इस कंप्यूटर पर कोई भी मनोरंजक गतिविधि नहीं कर सकता था। फिर उसने समझौते की शर्तें पढ़ी। खुद एक आलसी होने के नाते पेई कियान का दिल तुरंत ठंडा पड़ गया। ये तो एक छिपा हुआ जाल था। क्या यह आलसी लोगों के बड़े समूह को मेहनती कामगारों में बदलने वाली फैक्ट्री जैसा नहीं है? पेई कियान को तेंगदा भावना को कायम रखते हुए इस फैक्ट्री को नष्ट करने और बंधक बनाए गए लेखकों को मुक्त करने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि आगे सोचने पर उसे एहसास हुआ कि वह इस समस्या का समाधान जबरदस्ती नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए था क्योंकि मायिकुन ने शर्त रखी थी कि लेखकों को दिन में 8 घंटे काम करना है और 1 मिनट भी अतिरिक्त समय नहीं देना है। नामात्र के लिए ये तेंगदा भावना के विरुद्ध नहीं था। इसके अलावा वेबसाइट भोजन और आवास, बुनियादी वेतन, बीमा और अन्य धनराशि भी प्रदान कर रही थी। यह अधिकांश लोगों के लिए संभव सुविधाओं से कहीं बेहतर था। एकमात्र समस्या शायद कंप्यूटरों का चालू होते ही स्वचालित रूप से लॉक हो जाना था। पेई कियान ने सोचा कि वह यहीं से शुरुआत कर सकता है। हालांकि उसे इससे छुटकारा पाने के लिए एक तर्कसंगत कारण खोजना होगा। उसे लेखकों के सहयोग की आवश्यकता थी। अपने विचार प्रकट किए बिना पेई कियान लेखकों के लौटने का इंतजार करते हुए मायिकुन से कक्षा के अन्य विवरणों के बारे में बातचीत करता रहा। वे दोपहर 1 बजे बाहर गए थे। पेई कियान ने अनुमान लगाया कि वे जल्द ही वापस आ जाएंगे। कुछ देर बाद उन्हें बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। जिंगजोऊ के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल काफी साधारण हैं। वे उतने अच्छे नहीं दिखते, लेकिन मैंने कुछ तस्वीरें ले ली ताकि यह यात्रा व्यर्थ न जाए। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे बुरा नहीं है। मैंने इसे अन्य शहरों में क्यों नहीं देखा। जिंगजोऊ रहने लायक शहर लगता है। दोपहर का कार्यक्रम काफी सरल था। सबसे पहले लेखक जिंगजोऊ के कुछ कम प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों पर गए। वहां उन्हें जिंगजोऊ के इतिहास और संस्कृति की झलक मिली। इसके बाद वे आराम करने के लिए पास के फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे गए। कार्यक्रम काफी सरल था, इसलिए किसी को थकान महसूस नहीं हुई। उसी समय लेखक अपने सामान्य कार्य क्षेत्र, लॉकडाउन क्षेत्र की ओर वापस जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है। मायिकुन एक अन्य युवक के साथ वहां बैठे थे। सभी लोग रुक गए और फिर बारी बारी से उनका अभिवादन किया। बॉस माँ, मायिकुन मुस्कुराए और खड़े हो गए। क्या आप सभी ने आनंद लिया? चलिए आप सभी को इस व्यक्ति से मिलवाता हूँ। ये तेंगदा के अध्यक्ष बॉस पेई कियान हैं। ये आज खास तौर पर आप सभी से मिलने आए हैं। जैसे ही मायिकुन ने बॉस पेई का संक्षिप्त परिचय दिया, सभी ने उनका अभिवादन किया। वे उनके बॉस के बॉस थे, जाहिर है उन्हें उनका सम्मान करना ही था। अधिकांश लेखकों को दुनियादारी की समझ नहीं थी और न ही उन्हें इसकी परवाह थी। फिर भी उनमें बुनियादी शिष्टाचार तो था ही। पेई कियान को भी इन बातों की परवाह नहीं थी। वे इतने समय से किसी कारण से इंतजार कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सीधे मुद्दे पर बात की। आप सभी ने इस दौरान कड़ी मेहनत की है। अगर किसी भी क्षेत्र में हमारी कोई कमी है तो कृपया बेझिझक बताएं। हम उसे तुरंत ठीक कर देंगे।
इस ऑनलाइन लेखक सत्र के बारे में आपका क्या विचार है? क्या ये प्रभावी रहा है? बॉस पेई की विनम्रता देखकर सभी ने तुरंत जवाब दिया, बॉस पेई, आप बहुत दयालु हैं। बॉस माँ ने हमारा बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। हम बहुत आभारी हैं। हमें कोई शिकायत नहीं है। ये क्लास बहुत प्रभावी है। हम ज्यादा रचनात्मक हो गए हैं, हमारा जीवन ज्यादा व्यवस्थित हो गया है और हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। कुल मिलाकर हम बॉस पेई और वेबसाइट के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें इस क्लास में शामिल होने का मौका दिया। सभी लेखकों ने अपनी सहमति व्यक्त की। पेई कियान अवाक रह गया। ये निराशाजनक था। पेई कियान को उम्मीद थी कि लेखक कक्षा की समस्याओं को उठाएंगे। उसे केवल एक लेखक द्वारा एक समस्या उठाने की आवश्यकता थी। फिर पेई कियान इसे मायिकुन से कक्षा में बदलाव करवाने के बहाने के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। उदाहरण के लिए, कोई लेखक कह सकता था, हम अपने कंप्यूटर पर गेम नहीं खेल सकते या वीडियो नहीं देख सकते और यह बहुत असुविधाजनक है। तब पेई कियान के पास मायिकुन से कंप्यूटर पर लगे प्रतिबंध को हटाने के लिए कहने का एक ठोस कारण होता। लेकिन सभी लेखक केवल उसकी चापलूसी करने में लगे थे। पेई कियान के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। हालांकि वे लेखक जितना अधिक इस तरह बोलते थे, पेई कियान चीजों को बदलने के लिए उतना ही दृढ़ हो जाता था। कक्षा इतनी प्रभावी साबित हो रही है, इसका मतलब है कि मुझे इसमें और अधिक बदलाव करने होंगे। पेई कियान ने गला साफ किया और उन्हें इशारा दिया। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप सभी कंप्यूटर पर लगे प्रतिबंध के आदी हो गए हैं। मुझे लगता है कि लेखन एक रचनात्मक प्रक्रिया है। क्या लॉकडाउन लागू करने से आपकी कल्पना और रचनात्मकता खत्म हो जाएगी? अगर हम इसे हटा दें तो क्या होगा? पेई कियान को उम्मीद थी कि लेखक तालियां बजाकर उनकी बात से सहमत होंगे। फिर बहुमत की सहमति जताते हुए पेई कियान मायिकुन से सभी कंप्यूटरों से लॉकडाउन स्टेट हटाने के लिए कह सकते थे। लेकिन पेई कियान की बात सुनकर उनके सामने बैठे कुछ लेखक स्तब्ध रह गए। वे जोर जोर से सिर हिलाने लगे। बॉस पेई, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉकडाउन स्टेट हमें ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रखता है और हमारी उत्पादकता बढ़ाता है। आप इसे हटा नहीं सकते। अगर आप इसे हटा देंगे तो हम एक दिन में 8 से 10 हजार शब्द भी नहीं लिख पाएंगे। बाकी सभी ने भी सहमति जताते हुए कहा, हाँ हाँ हाँ, आप इसे हटा नहीं सकते। पेई कियान के मन में कई सवाल उठ रहे थे। अरे नहीं, मेरे पास तो बड़े अड़ियल लेखक हैं, आप लोग तो मेरे लिए लॉकडाउन स्टेट हटाने को भी मना कर रहे हैं। उनके ठीक पीछे खड़े कुई गेंग पहले तो बॉस पेई की बात से सहमत होना चाहते थे। हालांकि कुछ सोचने के बाद उसने अपना मुंह बंद रखा। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह शर्मिंदा था, बल्कि वह बेहद कठोर दिल का था। एक हफ्ते पहले कुई गेंग सबसे पहले खड़ा होकर बॉस पेई से लॉकडाउन हटाने की गुहार लगाता। लेकिन अब वह हिचकिचा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे इसकी आदत पड़ने में कुछ दिन लग गए थे। कुई गेंग को पता चल गया था कि असाधारण परिस्थितियों में और लॉकडाउन की मदद से वह वाकई हर दिन 8 से 10 हजार शब्द लिख सकता है। लॉकडाउन के बिना वह शायद फिर से एक दिन में एक अध्याय ही अपलोड कर पाता। इसका मतलब ये होता कि उसकी उपलब्धियां, आमदनी और पाठकों के बीच उसकी प्रतिष्ठा पहले जैसी हो जाती। फिर जब कक्षा में बाकी सभी लोग तरक्की करते और बेहतर नतीजे पाते तो वह पीछे रह जाता। यह उसके लिए बेहद शर्मनाक होता। और बॉस पेई भले ही मुस्कुरा रहे हों, लेकिन कौन जाने कहीं वे मुझे फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। अगर मैंने हाथ उठाया तो क्या होगा अगर मुझे एक बुरे उदाहरण के तौर पर देखा जाए? इसलिए कुई गेंग चुप रहा। पेई कियान ने समूह पर नजर डाली और पाया कि लेखकों में से कोई भी लॉकडाउन की स्थिति से छुटकारा पाना नहीं चाहता था। उसका मन उदास हो गया। धिक्कार है, मेरे पास मेहनती लोगों से भरा पूरा घर है, मैं क्या करूं? पेई कियान ने मायिकुन की ओर देखा, जो प्रशंसा से भरी आंखों से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मायिकुन कह रहा हो, बॉस पेई, आप इन लेखकों पर बेहतर नियंत्रण पाने के लिए लगाम ढीली करके अच्छा काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य से कोई भी आपके झांसे में नहीं आया। पेई कियान कुछ कह नहीं पाया। उन्हें लगा जैसे उनके नेक इरादों को बुरे इरादे समझ लिया गया हो। चूंकि कठोर तरीका काम नहीं कर रहा था, इसलिए उनके पास विकल्पों की तलाश करने के अलावा कोई चारा नहीं था। लेखकों ने अब एक समुदाय बना लिया था। उनमें से अधिकांश पहले से ही मेहनती मानसिकता से बंधे हुए थे। अब पेई कियान को उन्हें बांटकर उन पर विजय पाने के तरीके सोचने थे। उन्होंने समूह की ओर देखा। ठीक है, चूंकि आप सभी को लॉकडाउन की स्थिति पसंद है, मैं इसे रहने दूंगा। हालांकि मुझे लगता है कि वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है। ये समतावादी है और इसमें कोई दंड या पुरस्कार नहीं है। इसलिए मैं एक दंड और पुरस्कार प्रणाली स्थापित करने जा रहा हूं। सभी लेखकों के चेहरे गंभीर हो गए। उन्होंने मन ही मन पुष्टि की कि कोई भी कंपनी प्रमुख इतना दयालु नहीं हो सकता। क्या बॉस पेई आखिरकार उन्हें ये दिखाने वाले थे कि असली बॉस कौन है? फिर भी उनमें से किसी ने भी कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं की। वे केवल बॉस पेई की बात सुनते रहे। पेई कियान ने फिर से अपना गला साफ किया।
हर दिन सबसे ज्यादा अध्याय अपलोड करने वाले लेखक को अगले दिन काम पर नहीं आना होगा। इसके बजाय उसे इनाम के तौर पर उस दिन अपनी मर्जी से कुछ भी करने की छूट होगी। बेशक इससे ज्यादा लिखने पर सख्त पाबंदी होगी। दूसरी ओर सबसे कम अध्याय अपलोड करने वाले लेखक को सजा के तौर पर अगले दिन तेंगदा के मुख्यालय जाना होगा। वहां उसे तेंगदा की भावना के बारे में सिखाया जाएगा। दोनों पर मूल समझौते का कोई बंधन नहीं होगा। देखते हैं आप सबने आज कितने अध्याय अपलोड किए हैं। पेई कियान ने मा यिकुन की ओर देखा। मा यिकुन ने चुपचाप अपने कंप्यूटर पर प्लेटफॉर्म का डेटा देखा। मिंगयू ने 8712 शब्द लिखे हैं और आज सबसे ज्यादा अध्याय अपलोड किए हैं। कुई गेंग ने 3287 शब्द लिखे हैं और सबसे कम अध्याय अपलोड किए हैं। उस दोपहर उनकी टीम की गतिविधियां थीं, इसलिए ये सुबह के 3 घंटे के काम का नतीजा था। मिंगयू ने 3 घंटे में लगभग 9000 शब्द लिखे थे। वह तो वाकई एक विलक्षण प्रतिभा का धनी था। कुई गेंग का चेहरा पीला पड़ गया। बॉस पेई, कृपया मेरी बात सुनिए। मैं आज सुबह कथानक में कुछ बदलाव कर रहा था। मैं काम चोरी नहीं कर रहा था। इससे पहले कि वह अपना वाक्य पूरा कर पाता, पेई कियान मुस्कुराए और बोली, कल कोई तुम्हें लेने आ जाएगा। इतना कहकर पेई कियान जाने के लिए मुड़ गई। कुई गेंग को तुरंत चक्कर आने लगा और वह लड़खड़ाने लगा। बस अब उसे तेंगदा के मुख्यालय में तेंगदा आत्मा के बारे में शिक्षा दी जाएगी। उसके दिमाग में चाकुओं से ढके पहाड़, गर्म तेल के तालाब और व्यावसायिक कपड़ों में जेल गार्डों की तस्वीरें घूमने लगीं। दूसरी ओर सबसे ज्यादा शब्द लिखने वाले मिंगयू ने अपना सिर खुजाया। मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। फिर नए अध्याय कैसे अपलोड करूं? छोड़ो, शायद मैं अपने होटल के कमरे में ही लिखना जारी रखूंगा। उसने अभी खुद से इतना ही कहा था कि मा यिकुन ने उसके कंधे पर थपथपाया और आह भरी। इसके बारे में सोचना भी मत। जब बॉस पेई ने कहा कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तो उनका मतलब काम के अलावा कुछ भी था। जल्दी करो, अपने पाठकों को बता दो कि तुम कल छुट्टी ले रहे हो। पेई कियान द्वारा बनाया गया पैच स्वाभाविक रूप से अर्थपूर्ण था। अध्ययन कक्षाएं 1 सप्ताह तक चलीं। इस दौरान लेखक एक साथ खाते पीते और रहते थे। वे मूल रूप से सफलता के लिए संघर्ष करने वाले लोग थे, लेकिन अब उनकी सोच एक हो गई थी। पेई कियान उन पर बोझ कम करना चाहता था, लेकिन सभी ने इसे अस्वीकार कर दिया। ये स्पष्ट था कि इस समस्या का समाधान रातों रात नहीं हो सकता। इसलिए पेई कियान ने पहले गड्ढा खोदने का सोचा। सबसे मेहनती, सबसे अधिक लिखने वाले को एक दिन की छुट्टी दी जाए, उसे एक दिन बिना किसी दबाव के खेलने दिया जाए और उसे एहसास कराया जाए कि एक आवारा के रूप में वह कितना खुश रहेगा। सबसे कम लिखने वालों को तेंगदा की भावना का अनुभव कराया जाए। तेंगदा के मनोरंजन भरे माहौल का उपयोग करके लेखन के प्रति उनके जुनून को खत्म किया जाए और उन्हें आवारा बना दिया जाए। इस लेखकों के समूह में सबसे कम लिखने वाले निस्संदेह सबसे आलसी थे। यही निर्णायक मोड़ भी था। उसे सीधे तेंगदा ले जाया जाए और उसका मनोरंजन किया जाए। वह वापस आकर निश्चित रूप से अन्य लेखकों को इसके बारे में बताएगा। जब दूसरे लेखकों को पता चला कि जो सबसे कम लिखेंगे, उन्हें तेंगा मुख्यालय में मौज मस्ती करने का मौका मिलेगा, तो वे भी जानबूझकर आलसी बनकर कम लिखने की होड़ में लग जाएंगे, जिससे एक कड़वी प्रतिस्पर्धा शुरू हो जाएगी। देखते ही देखते लेखकों का एक ऐसा समूह बन जाएगा जो धीरे धीरे कम लिखता जाएगा। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा से एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो स्वाभाविक रूप से टूट जाएगा। पेई कियान जितना इसके बारे में सोचता गया, उसे उतना ही लगा कि यह योजना एकदम सही है। रात में टुमारो इज ब्यूटीफुल की टीम ने मिंगयून के निजी रसोई घर में भोजन किया और कार्यक्रम समाप्त हो गया। सभी ने विला के बाहर एक दूसरे को अलविदा कहा। बॉस पेई, इस दौरान मेरा ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भविष्य में अगर आपको कभी भी कोई काम हो तो बेझिझक मुझसे संपर्क करें। मैं जरूर आऊंगा। भोजन के लिए धन्यवाद। यह अब तक का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। अगर मैं भविष्य में अक्सर जिंगजोऊ आऊं तो क्या बॉस पेई मेरा स्वागत करेंगे? फिल्म के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। बॉस पेई, मैं कुछ विकास बैंकों और थिएटर चेन के लोगों को जानता हूं। जरूरत पड़ने पर मैं संपर्क करवा सकता हूं। पेई कियान ने सबको अलविदा कहा और दिल से सबको किसी भी समय आकर फिल्म देखने का न्योता दिया। वैसे भी जब भी वह किसी को दावत देता, उसे और पैसे मिल जाते। पेई कियान ने बस आखिरी सुझाव को ठुकरा दिया। फिल्म के प्रचार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने इंतजाम कर लिए हैं। आखिर में उसने सबको विदा कर दिया। पेई कियान ने एक गहरी सांस ली। हाल ही में सचमुच बहुत सारे काम थे। एक काम खत्म होते ही दूसरा शुरू हो गया। जाहिर है फिल्म की शूटिंग अभी अभी पूरी हुई थी। उसे तभी तसल्ली होगी जब फिल्म रिलीज होगी। हालांकि इसमें कम से कम 1 महीना लगेगा, जो अभी काफी दूर है। उसे पहले अपने सामने के काम निपटाने चाहिए। एक एक करके काम निपटाओ। पहले जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क की समस्या सुलझा लो और फिर शेयर टॉप स्टूडेंट के सारे काम संभाल लो। पेई कियान उदास मन से सोचने लगा। लगता है कुछ न कुछ तो मेरे दिमाग से निकल ही जाता है। ओह हाँ, शेयर्ड फोन बूथ। पेई कियान को अचानक वह बात याद आ गई जो वह शेयर टॉप स्टूडेंट के बारे में सोचते ही हमेशा भूल जाता था।
शेयर्ड फोन बूथ, उसे सोमवार को वहां जाना था लेकिन इस हफ्ते बहुत काम था। परीक्षाएं, डिनर, बॉस ली ने मुसीबत खड़ी कर दी और माइकुन की वेबसाइट में भी कुछ अनपेक्षित समस्याएं आ गईं। वह इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। 5 दिन ही हुए हैं तो कोई बड़ी समस्या तो नहीं होनी चाहिए, है ना? पेई कियान ने सोचा। रुवान गुआंगजियान को 5 दिनों में ज्यादा से ज्यादा 2 अतिरिक्त फोन बूथ मिल सकते थे। पहले वाले को मिलाकर ज्यादा से ज्यादा 3 फोन बूथ हो सकते थे। 3 फोन बूथ से क्या काम चल सकता था? ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। वैसे भी एहतियात के तौर पर उन्हें इस हफ्ते इसकी जांच करनी जरूरी थी। पेई कियान ने अपनी नोटबुक में लिख लिया, कहीं वह फिर भूल न जाएं। 21 जनवरी, शुक्रवार, कुई गेंग घबराते हुए अंडरग्राउंड गराज में कार से उतरे। वह ड्राइवर के साथ लिफ्ट से शेनहुआ व्यू की 16वीं मंजिल पर गए। उन्होंने कल रात मिंगयू को छुट्टी का पत्र भेजा था। हालांकि दोनों के छुट्टी के पत्रों के नीचे पाठकों की टिप्पणियां बिल्कुल अलग थीं। मिंगयू के छुट्टी के पत्र में लिखा था कि उन्होंने अध्ययन कक्षा में सबसे ज्यादा लिखा है, इसलिए उन्हें कुछ दिनों की छुट्टी दी गई है। वह कल कुछ भी अपलोड नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुआवजे के तौर पर कल से शुरू होने वाले लगातार 3 दिनों तक 15,000 शब्द लिखेंगे। नीचे की ज्यादातर टिप्पणियां उत्साहवर्धक थीं। शानदार बॉस, आराम कीजिए, हम आपके धमाकेदार काम का इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से यहाँ मौजूद एक अध्याय के इन प्रतिभाशाली पाठकों को टैग कर दीजिए ताकि वे इससे सीख सकें। कुई गेंग ने छुट्टी के लिए कोई खास वजह नहीं बताई। उन्होंने बस इतना कहा कि उन्हें कुछ जरूरी काम है और 1 दिन की छुट्टी चाहिए। उनका इरादा तो बस यूं ही आराम करने का था, लेकिन पाठकों की टिप्पणियों ने उनके दिल को छू लिया। बस, हो गया। 1 हफ्ते की मेहनत के बाद हार मान ली। कोई दृढ़ संकल्प नहीं। आपने तो अपडेट के बारे में कुछ बताया तक नहीं, जैसा कि आपसे उम्मीद थी। क्या अपहरणकर्ता को उसे छोड़ने के लिए फिरौती मिल गई है? कृपया ऐसा न करें, उसे अपने पास ही रखें। हम पैसे जुटा लेंगे। दूसरे लेखक समूहों की गुप्त अफवाहें। कहा जा रहा था कि जो अनुपस्थित था उसे वैचारिक शिक्षा के लिए भेजा गया है क्योंकि उसने सबसे कम लिखा था। हा हा हा। पूरी कक्षा में सबसे कम लिखने वाला व्यक्ति बिल्कुल उसी की तरह लगता है। कुई गेंग ने अलग व्यवहार महसूस करते हुए आह भरी। दोनों ही इंसान थे जिनके साथ अलग अलग व्यवहार किया जा रहा था। दूसरे को मौज मस्ती करने के लिए छुट्टी मिली थी। पाठक खुश थे। मेरा क्या, मैं मुख्यालय में वैचारिक शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं और पाठक मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कितना मुश्किल है। कुई गेंग के मन में ये विचार दौड़ रहे थे तभी उसे एक डिंग की आवाज सुनाई दी। वह 17वीं मंजिल पर पहुंच गया। कुई गेंग लिफ्ट से बाहर निकलकर फ्रंट डेस्क पर गया और सुंदर जुड़वां बहनों को अपनी बात बताई। थोड़ी देर बाद कोई उसका स्वागत करने के लिए बाहर आया और उसे अंदर ले गया। नमस्ते, मैं मानव संसाधन विभाग से वुबिन हूँ। वुबिन मुस्कुरा रहा था जबकि कुई गेंग का दिल जम गया। मानव संसाधन विभाग। कुई गेंग को यही पता था कि बड़ी कंपनियां ज्यादातर मानव संसाधन विभागों का इस्तेमाल विद्रोहियों को दबाने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए करती हैं। आज का उसका सीखने का काम शायद आसान नहीं होगा। एक आम गैरहाजिरी के कारण कुई गेंग पर दबाव बढ़ता जा रहा था। तभी वुबिन ने मनोरंजन कक्ष का दरवाजा खोला। GIA, कुई गेंग। उसने अंदर झांका और देखा कि वहां एक बड़ा टेलीविजन, गेम मशीनें, गेम डिस्क के ढेर, उच्च स्तरीय कंप्यूटर और कई बड़े गेम कंसोल रखे हुए थे। उपन्यास, मंगा, पत्रिकाएं पूरी दीवार पर भरी हुई थीं। अपनी पहली अनुभूति को शब्दों में बयान करना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन अगर इसे एक शब्द में कहें तो शायद स्वर्ग। कुई गेंग ने उलझन भरी नजरों से वुबिन को देखा। इसका क्या मतलब है? क्या मैं अपना आखिरी भोजन करूं? वह पूछने ही वाला था कि वुबिन मुस्कुराया। कृपया अंदर आइए, बॉस पेई ने इसका इंतजाम किया है। बॉस पेई की साजिश की बात सुनकर कुई गेंग ने गहरी आह भरी। वेब नॉवलिस्ट होने के नाते कुई गेंग की कल्पना शक्ति बहुत तीव्र थी। उस क्षण उसे लगा कि उसने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी है। हालांकि बाद में सोचने पर उसे लगा कि यह विचार बेतुका है। बॉस पेई द्वारा खुद धोखा देने की संभावना लगभग उतनी ही थी जितनी कि सामने वाले व्यक्ति द्वारा फर्जी शाही फरमान जारी करने की। ये संभावना 0 के लगभग बराबर थी। उसे शायद संदेह हो, लेकिन कोई भी आलसी व्यक्ति इस मनोरंजन कक्ष के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता था। कुई गेंग बिना किसी झिझक के अंदर चला गया, सोफे पर बैठ गया और गेम कंसोल उठा लिया। वुबिन ने चुपचाप कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। कुई गेंग, मुझे नहीं पता ये किस तरह की चाल है, लेकिन जो होगा देखा जाएगा। कुई गेंग अब और सोचने में बहुत आलसी था। उसने अपना पसंदीदा खेल चुना और खेलना शुरू कर दिया। वुबिन ने दरवाजा बंद करके अपनी डेस्क पर लौट आया। आज का उसका काम बॉस पेई ने खास तौर पर सौंपा था। वुबिन भी इस इरादे को लेकर थोड़ा उलझन में था। बॉस पेई ने उसे सिर्फ इतना कहा था कि कुई गेंग को मनोरंजन कक्ष तक ले जाए और उसके दोपहर के भोजन का ख्याल रखे। उसे जो चाहे करने को कहा था। कुई गेंग रुके या जाए, इसकी कोई परवाह नहीं थी। उन्होंने बस इतना कहा था, अगर कुई गेंग तेंगदा आत्मा के बारे में पूछे तो उसे कुछ संकेत दे देना।
सुबह 10 बजे पेई कियान स्वाभाविक रूप से जागा, करवट बदली, बैठ गया और जम्हाई ली। उसने अपनी घड़ी देखी। कुई गेंग को अब तक कंपनी पहुंच जाना चाहिए था और तेंग द आत्मा का प्रभाव ग्रहण कर रहा होना चाहिए था, है ना? पेई कियान ने कल ही सारा इंतजाम कर लिया था कि वू बिन उसके स्वागत की जिम्मेदारी संभाले। पेई कियान की नज़र में वू बिन ने तेंग दा ने दूसरी कोशिश में स्पिरिट कंपैटिबिलिटी टेस्ट पास कर लिया। उसे आलस करने का काफी अनुभव होगा। वू बिन को कुई गेंग को एक दिन के लिए गेमिंग रूम में लाने को कहो। क्या ये काफी स्पष्ट नहीं होगा? अगर कुई गेंग फिर भी नहीं समझा तो वह वू बिन से कुछ संकेत लेकर उसे आलसीपन के तरीके सिखा देगा। डबल गारंटी, कोई गलती नहीं होगी। संक्षेप में, कुई गेंग जब वापस अध्ययन कक्षा में लौटेगा तो अपने साथ आलसीपन का बीज लेकर आएगा जो सभी लेखकों में जड़ जमा लेगा। ऐसा बीज उन्हें एक दूसरे से तुलना करने, साहपूर्वक नवाचार करने और पूरी कक्षा को अंदर से बाहर तक बिखेरने के लिए प्रेरित करेगा। पेई कियान ये सोचते हुए बड़े उत्साह से उठकर अपने दांत ब्रश करने लगा। दोपहर के 3 बज रहे थे। कुई गेंग ने अपने हाथ में पकड़ा कंसोल नीचे रखा और गेम रूम में अपनी घड़ी पर नजर डाली। क्या सच में कोई नहीं है जो मुझे परेशान करे? अगर कोई नहीं आ रहा है तो मैं सच में चला जाऊंगा, ठीक है। कुई गेंग उलझन में था और उसे यकीन नहीं हो रहा था। सुबह जब उसे पहली बार गेम रूम में लाया गया था तब उसने शायद जो होगा देखा जाएगा वाली सोच रखी थी, लेकिन उसे ये भी लगा था कि कोई भी कभी भी दरवाजा खोलकर उसे तेंग द स्पिरिट के बारे में सीखना शुरू करने के लिए कह सकता है। पलक झपकते ही वह दोपहर तक खेलता रहा। वू बिन ने दरवाजा खोला तो था, लेकिन सिर्फ उसे मछली पकड़ने का टेक आउट ऑर्डर करने के लिए। दोपहर के भोजन के बाद कुई गेंग मनोरंजन कक्ष में सोफे पर थोड़ी देर लेटा रहा। पूरी दोपहर कोई उसे परेशान करने नहीं आया। वह लगभग पूरे 3 घंटे तक अपना गेम खेलता रहा। अगर वह कुछ और घंटे खेलता रहता तो सूरज डूबने वाला था। उसे जिस तेंग द स्पिरिट ट्रेनिंग से गुजरना था वह कहाँ गई? कुई गेंग सोचने लगा, मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा। क्या मानव संसाधन विभाग के पास इससे ज्यादा जरूरी काम था इसलिए मेरी ट्रेनिंग टाल दी गई? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। वू बिन को तो कोई खास जरूरी काम नहीं लग रहा था। और बॉस पेई द्वारा तय किया गया काम सबसे जरूरी तो होना ही चाहिए था, है ना? कुई गेंग गहरी उलझन में पड़ गया। खेल प्रेमी भी पूरे दिन खेलने के बाद कमोबेश थका हुआ और परेशान महसूस करता है। कुई गेंग को थोड़ा चक्कर आने लगा। उसने अपना मोबाइल फोन पलटना शुरू किया। वह आदत के तौर पर अपनी किताब की समीक्षाएं पढ़ने लगा। आज कोई अपडेट नहीं, रद्द कर दिया गया। उफ, आज तो गैरहाजिर रहने वाले बादशाह को लेक्चर के लिए पकड़ लिया गया है। कितना बुरा दिन है। शाम के 6 बजने से पहले ही बाकी लेखकों के अध्याय भी अपडेट नहीं हुए थे। आमतौर पर 6 बजे के बाद उन्हें ढेरों अध्याय मिलते थे और वे बैचों में अपडेट होते थे। उनमें कम से कम 7 से 8 हजार शब्द होते थे। ज्यादा शब्दों वाले तो 10,000 तक के हो सकते थे। उसकी तुलना में जिसने एक शब्द भी नहीं लिखा था। इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। मुझे देरी हो गई क्योंकि बॉस पेई ने मुझे तेंग द स्पिरिट का अध्ययन करने के लिए भेजा था। कुई गेंग ने बड़ी शांति से सारा दोष बॉस पेई पर डाल दिया। अगर उसे शुरू से पता होता कि वह पूरे दिन खेल कक्ष में खेलेगा तो कुई गेंग बहुत खुश होता। लेकिन वह तेंग द स्पिरिट प्रशिक्षण में भाग लेने की मानसिकता से आया था, पर इसके बजाय उसने पूरा दिन खेल ही खेला। अपनी अजीबोगरीब स्थिति ने कुई गेंग के खेल के आनंद को काफी कम कर दिया। रुको, क्या ये प्रशिक्षण बिना कहे शुरू नहीं हो सकता? इसे कल तक मत टालो। ये सोचकर कुई गेंग अचानक चौंक गया। उसे लगा कि कोई गंभीर समस्या सामने है। बेशक उसे पूरे दिन खेल कक्ष में खेल खेलने में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब यह पूरी तरह से दूसरों द्वारा तय किया गया कार्यक्रम हो तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। ये सोचते ही कुई गेंग खड़ा हो गया और उसने वू बिन से पूछने का फैसला किया कि क्या उसके पास कोई और योजना है। उसे यह जानना ही था कि उसे खेलना है या प्रशिक्षण लेना है। इस तरह लटके रहना उसे बहुत अवास्तविक लग रहा था। कुई गेंग खेल कक्ष से बाहर निकला और अनजाने में बगल में बने वर्क स्टेशन पर नजर डाली। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि कुछ लोग एर्गोनॉमिक कुर्सी को सीधा करके उस पर सो रहे थे, कुछ लोग आलू के चिप्स खाते हुए नाटक देख रहे थे। वहीं कुछ लोग कीबोर्ड पर बहुत तेजी से टाइप कर रहे थे। इस मंजिल पर मुख्य रूप से प्रशासनिक, मानव संसाधन और वित्त विभाग के लोग थे। गेमिंग विभाग 17वीं मंजिल पर था। तेंगा भर्ती अभियान के बाद से मानव संसाधन विभाग में काम कम हो गया था। जिनके पास करने को कुछ नहीं था वे स्वाभाविक रूप से काम में ढिलाई बरत रहे थे। ये दृश्य कुई गेंग को थोड़ा अचंभित कर गया। उसने सोचा था कि यहाँ लोग काम में नाक भान सिकोड़ रहे होंगे। कुई गेंग ने वू बिन को ढूंढा। वह कुछ देर तक सोचता रहा, समझ नहीं पा रहा था कि बात कैसे शुरू करे। लेकिन वू बिन इसके लिए तैयार लग रहा था। वह सीधे खड़ा हो गया। चलिए अतिथि कक्ष में बात करते हैं। वे अतिथि कक्ष में गए और बैठ गए। वू बिन ने बड़े सलीके से चाय डाली। बॉस पेई ने उसे बताया था कि अगर कोई गेंग को कुछ समझ ना आए तो उसे कुछ संकेत देने चाहिए।
इसलिए वू बिन तैयार था और जानता था कि अब संकेत देने का समय आ गया है। अपने सवाल पूछिए। वू बिन मुस्कुराया। कुई गेंग ने पूछने से पहले एक पल के लिए संकोच किया। मैं जानना चाहता हूं कि तेंगदा स्पिरिट ट्रेनिंग कब शुरू होगी, कहीं ये कल तक तो नहीं खींचेगी। वू बिन की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तेंगदा स्पिरिट ट्रेनिंग, ये तो शुरू हो चुकी है। सुबह से लेकर अब तक सब कुछ तेंगदा स्पिरिट ट्रेनिंग का ही हिस्सा था। कुई गेंग का हैरान चेहरा देखकर वू बिन ने आगे कहा, जहां तक तेंगदा स्पिरिट की बात है, बॉस पेई ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि आपको इसका जवाब खुद मिल जाएगा। कुई गेंग अब और भी उलझन में पड़ गया। ट्रेनिंग शुरू हो चुकी है। क्या मैंने पूरा दिन खेल खेल कर ही नहीं बिताया? कुई गेंग ने अपना सिर खुजाते हुए पूछा। क्या हर तेंगदा आध्यात्मिक प्रशिक्षण की प्रक्रिया एक जैसी होती है? क्या पूरा दिन खेल कक्ष में ही खेलना होता है? वू बिन कुछ सोचने के बाद बोला, प्रक्रिया तो एक ही है। उन्हें कंपनी में लाया तो गया है, लेकिन जरूरी नहीं कि वे पूरा दिन खेल कक्ष में ही बिताएं। असल में आपको खेल खेलने की जरूरत नहीं है। आप जहां चाहे जा सकते हैं। कोई आपकी आजादी पर रोक नहीं लगा रहा है। कुई गेंग, क्या मैं जहां चाहूं जा सकता था? फिर तो मैं पूरा दिन खेल कक्ष में क्यों बैठा रहा? हालांकि उसे तुरंत याद आया कि खेल कक्ष में प्रवेश करते समय वू बिन ने यह नहीं कहा था कि वह बाहर नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि यह तथाकथित प्रशिक्षण तेंगदा में घूमने फिरने का मुफ्त टिकट है। क्या यह अप्रत्यक्ष रूप से तेंगदा की भावना को प्रदर्शित करने के लिए है? कुई गेंग उलझन में पड़ गया। लेकिन मुझे तो तेंगदा भावना से मिलती जुलती कोई भी चीज महसूस नहीं हुई। वू बिन समझ गया कि बॉस पेई के निर्देशानुसार कुई गेंग को कुछ संकेत देने का समय आ गया है। तुमने दफ्तर में क्या देखा? वू बिन ने पूछा। कुई गेंग को जो कुछ उसने देखा था वह याद आया और बोलने में उसे शर्म आ रही थी। वू बिन मुस्कुराया। बोलो, कोई बात नहीं। कुई गेंग हिचकिचाया। मैंने कुछ लोगों को कड़ी मेहनत करते देखा, कुछ सो रहे थे, कुछ नाटक देख रहे थे, कुछ किताबें पढ़ रहे थे। वू बिन ने सिर हिलाया। तो फिर तुम्हारे हिसाब से तेंगदा भावना का प्रतीक क्या है? कुई गेंग ने कुछ देर सोचने के बाद बड़ी अनिश्चितता से कहा। ओह, कंपनी को इस बात की परवाह नहीं है कि कर्मचारी काम के घंटों में क्या करते हैं। वे अपनी मर्जी से खेल सकते हैं और आलस कर सकते हैं। बॉस पेई सबको आलसी होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। वू बिन कुछ पल के लिए अवाक रह गया। फिर उन्होंने पूछा, जरा सोचिए, क्या कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा निष्कर्ष निकालेगा? कुई गेंग ने कहा, नहीं। उन्होंने अवचेतन रूप से प्रतिक्रिया दी, लेकिन वू बिन के सवाल पर तुरंत ही उन्हें लगा कि यह बात बेतुकी है। फिर वू बिन ने तेंगदा भावना पर अपना दृष्टिकोण समझाया। जिन लोगों को आपने आराम करते और नाटक देखते देखा, उन्होंने या तो अपना काम पूरा कर लिया था या उन्हें अपनी कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए अपनी स्थिति में बदलाव करने की आवश्यकता थी। उनका आराम और मनोरंजन केवल आराम और मनोरंजन के लिए नहीं था, बल्कि अपने काम को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए था। तेंगदा भावना को एक बिंदु में सारांशित किया जाए तो वह यह है कि उच्च दक्षता और दीर्घकालिक परिणाम प्राप्त करने के साधन के रूप में मनोरंजन और आराम का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए। तेंगदा भावना आराम और मनोरंजन को प्रोत्साहित करती है, लेकिन लक्ष्यहीन मनोरंजन और आराम को नहीं। इससे तो केवल लोगों का विनाश होगा। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए विश्राम और मनोरंजन का उपयोग करना, ताकि आप अपने मूल्य को बेहतर ढंग से समझ सकें, यही तेंगदा भावना का मूल मंत्र है। वू बिन की बातें सुनकर कुई गेंग गहरी सोच में डूब गया। तो बॉस पेई के कार्यों का इतना महत्व था। बॉस पेई ने आज बहुत ही साधारण काम किया। उसे आराम करने के लिए खेल कक्ष में भेज दिया। लेकिन कुई गेंग को इस समय अपने हृदय में एक अवर्णनीय खालीपन का अनुभव हो रहा था। ऐसा क्यों था? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह खेल रहा था जबकि अन्य लेखक लिख रहे थे? इसका कुछ असर तो था, लेकिन यही एकमात्र कारण नहीं था। वू बिन की बातों ने कुई गेंग को अचानक एक समस्या का एहसास कराया। उसके मनोरंजन और विश्राम का कोई उद्देश्य नहीं था, इसीलिए उसे अक्सर खालीपन महसूस होता था। उदाहरण के लिए, दोपहर की 1 घंटे की झपकी। कुछ लोग काम से बचने और टालमटोल करने के लिए झपकी लेते हैं, लेकिन जागने पर उन्हें अपना काम पूरा करना ही पड़ता है। वह सोच सकता है कि अगर उसने 1 घंटे की झपकी नहीं ली होती तो उसका काम आधा अधूरा रह जाता। इस समय उसे खालीपन का एहसास होता था और लगता था कि उसका समय व्यर्थ गया है। हालांकि कुछ लोग बेहतर मानसिक स्थिति बनाए रखने और दोपहर का काम बेहतर मानसिक स्थिति में पूरा करने के लिए झपकी लेते थे। वे जागते ही तुरंत काम में जुट जाते थे। इस बार झपकी अर्थपूर्ण थी, इसलिए उसे खालीपन का एहसास नहीं हुआ। मनोरंजन के लिए भी यही तर्क लागू होता था। आराम और मनोरंजन जीवन के आवश्यक अंग थे, हालांकि वे सब कुछ नहीं हो सकते थे। किसी व्यक्ति का अंतिम मूल्य अभी भी उसके द्वारा किए गए कार्यों में निहित है। यह एक बहुत ही सरल सत्य था, लेकिन कुई गेंग ने पाया कि उसने इसे पहले कभी नहीं समझा था। पुनर्वास परियोजनाओं से मिले अप्रत्याशित लाभ के कारण उसका जीवन चिंतामुक्त था। वह अपनी रचना पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, लेकिन हर दिन खेल खेलने से उसे खुशी नहीं मिलती थी, केवल अंतहीन खालीपन मिलता था।
उसे कभी समझ नहीं आया कि उसका ये खालीपन कहाँ से आता है। आज बॉस पेई ने उसे पूरे दिन के लिए मनोरंजन कक्ष में खेल खेलने के लिए भेज दिया और फिर वू बिन से उसे थोड़ा सा समझाने के लिए कहा। वह तुरंत समझ गया। कुई गेंग ने अपनी समझ बताते हुए अपनी भौहें शिथिल कर लीं। तो तेंगा भावना का अर्थ ये होना चाहिए, आराम और मनोरंजन को प्रोत्साहित करना। हालांकि आराम और मनोरंजन का उद्देश्य स्वयं की स्थिति को समायोजित करना था ताकि व्यक्ति अपने मूल्य को बेहतर ढंग से समझ सके। वू बिन ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। और क्या, कुई गेंग ने सोचते हुए भौहें चढ़ाईं। अगर मैं तेंगा भावना को अपने ऊपर लागू करूं, कक्षा में सबसे धीमी गति से प्रतिक्रिया करने वाला व्यक्ति बनने का कारण यह है कि मुझमें ऐसी भावना नहीं है। मेरा आराम और मनोरंजन सिर्फ इसलिए था क्योंकि मैं आलसी था और काम से कतराता था। मेरा समय बर्बाद हो रहा था। असल में, अगर मैं आराम, मनोरंजन और काम को एक साथ मिला सकूं, तो मैं अपने आराम और मनोरंजन के समय को पूरी तरह से सुनिश्चित कर सकता हूं और साथ ही अपनी उत्पादकता भी बढ़ा सकता हूं। हाल ही में मैं बहुत ज्यादा उत्तेजित हो गया था और कथानक और विषय वस्तु को ठीक से नहीं गढ़ पाया। ये भी काम से बचने का ही नतीजा था। मुझे अपनी मानसिकता को तुरंत बदलने की जरूरत है। खैर, मुझे आराम और मनोरंजन का विरोध या उसे नकारने की जरूरत नहीं है। न ही मुझे इसके लिए दोषी महसूस करना चाहिए। मुझे इनका उपयोग बेहतर कार्य स्थिति बनाए रखने के लिए करना चाहिए। साथ ही शब्दों की संख्या के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण कारक उत्पादन की गुणवत्ता है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? कुई गेंग ने वू बिन की ओर देखा। वू बिन मुस्कुराया। हर किसी की तेंगा भावना की समझ अलग अलग होती है। मैं आपकी समझ का न्याय नहीं कर सकता। अगर आपको लगता है कि यह सही है, तो यह सही है।